ओके, तो इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 का थर्ड पार्ट। क्योंकि पार्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हम कर चुके हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और एक्चुअली कॉन्करेंसी कंट्रोल का भी जो फर्स्ट पार्ट है विच इज कॉन्करेंसी कंट्रोल इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम, ये भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल इन DDBMS एंड डिस्ट्रीब्यूटेड में हम कॉन्करेंसी कंट्रोल कैसे करते हैं, उनके कौन से एल्गोरिथम है। एंड देन लास्ट टॉपिक है हमारा डेडलॉक मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेट मी रीलोड इट। ठीक है, अभी ठीक से चलना चाहिए, अभी ठीक से चल रहा है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। लेट मी गो टू पेज नंबर 80 ये हम देख चुके हैं सर। हाँ, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस से। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम से, जैसे आपको इधर दिख रहा होगा कॉन्करेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। और इसमें हमारे पास 4 एल्गोरिथम्स आते हैं जो हमको पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आप 2025 का PYQ देखते हैं तो उसमें पूछे गए व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्करेंसी कंट्रोल एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो 4 एल्गोरिथम हैं जो हमको स्टडी करने हैं। चारों PYQs में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पहला एल्गोरिथम हमारा जो हमने टू फेज हम पढ़ी थी उसी के बेसिस पर आएगा लॉक वाला, कि लॉक को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कैसे अप्लाई करते हैं, पहला एल्गोरिथम। दूसरा एल्गोरिथम हमारे पास आता है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का। ठीक है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, और टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग के अंदर हमारे पास 3 एल्गोरिथम और आते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम है BTO यानी कि बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, फिर BTO हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, फिर अगला हमारे पास एक आता है कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, और लास्ट हमारे पास आता है फाइनली मल्टी वर्जन BTO टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। ठीक है, तो पहले एल्गोरिथम है हमारे पास लॉक बेस्ड, वैसे तो इसमें भी हमारे पास 4 वेरिएंट है। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, थर्ड हमारे पास आता है क्या, मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल, एंड फोर्थ हमारे पास आता है ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो हमको स्टार्ट करना है किससे, कॉन्करेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एल्गोरिथम से। 4 एल्गोरिथम हमको स्टडी करने हैं, याद रखना। पहला है लॉक बेस्ड, फिर उसके अंदर 4 वेरिएंट हम देखेंगे। दूसरा है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, इसके अंदर 3 एल्गोरिथम हमारे पास है। थर्ड हमारे पास है मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल, एंड फोर्थ हमारे पास है ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, ये पहला टॉपिक था हमारे पास एल्गोरिथम। और दूसरा टॉपिक जो हम देखने वाले हैं, तो दूसरा टॉपिक हमारे पास रहेगा डेडलॉक मैनेजमेंट। और फिर वही डेडलॉक मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज होती है, कि प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और डिटेक्शन। तो उसके अंदर फिर हम डिटेल में जाके डेडलॉक मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। ये हमारा इस पूरा वीडियो का फ्लो रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट, वेरी गुड, लेट अस स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक विच इज एल्गोरिथम्स टू कंट्रोल कॉन्करेंसी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्करेंसी में हमने सेंट्रलाइज डेटाबेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि जब हम सेंट्रलाइज से डिस्ट्रीब्यूटेड के आइडिया पे आते हैं तो क्या क्या चेंज होता है। सबसे पहला चेंज जो हमारे पास होता है वो है रेप्लिकेटेड डेटा का, कि आइटम एक्स की जब हम पहले सेंट्रलाइज सिस्टम में बात कर रहे थे तब हमारे पास आइटम एक्स की सिर्फ एक ही मशीन पे एक ही कॉपी अवेलेबल थी। पर जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड में मूव करते हैं तो हमारे पास एक ही आइटम की हो सकता है मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट हो एट डिफरेंट साइट ABC। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है रेप्लिकेटेड डेटा। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक। देखो पहले क्या है ना, कि डेडलॉक को डिटेक्ट करना बहुत इजी था क्योंकि वो एक ही मशीन पे था। पर जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड में आते हैं तो वो जो साइकिल है वेट की, वो स्पैन करती है मल्टीपल साइट्स में। तो क्या होता है कि एक साइट पे जब तुम देखोगे ना तो किसी भी साइट को कंप्लीट स्टोरी कभी पता चलती ही नहीं है। इसीलिए कभी जो साइट है वो अपने आप ही डिसीजन ले ही नहीं पाती कि डेडलॉक है या नहीं है। तो डेडलॉक डिटेक्शन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। एंड देन फिर मैसेज डिलीजन फेलियर्स पे, क्योंकि तो इतनी सारी साइट जब होती है तो इनको आपस में कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन करना होता है। ठीक है, ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एल्गोरिथम जो मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेस लॉकिंग वेरिएंट्स। ठीक है,
तो टू फेज लॉकिंग एल्गोरिथम हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सेंट्रलाइज्ड के आइडिया में। दो फेज होते हैं, ग्रोइंग फेज और लॉकिंग फेज, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। अब हम उसको सेम आइडिया को, जो लॉक्स का आइडिया था, हम उसका अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है। तो पहला वेरिएंट हमारे पास है सेंट्रलाइज्ड टू पीयर। तो देखो यहाँ पे ना दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे पास पहले एक ही सिस्टम था, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस था। तो वहाँ पर लॉक्स को मैनेज करना आसान था कि चलो हमने वहाँ पर एक हमारा लॉक मैनेजर बना दिया, वो पूरे सिस्टम को हैंडल कर रहा है कि कब किसको लॉक देना है, ग्रांट करना है, कब लॉक को रिलीज करना है, वो हैंडल कर रहा था। पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर में क्या मल्टीपल साइट्स है, साइट ए बी सी। तो यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें कि ये जो लॉक ग्रांट करने की अथॉरिटी है, ये किसके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है हम बोले कि कोई हम एक साइट को सिलेक्ट कर देंगे, बस वही सबको ग्रांट करेगा। हो सकता है हम बोल दें कि सारी साइट है वो आपस में कम्युनिकेट करके डिसाइड करेगी, क्या हम बोल दें कि मेजोरिटी करेगा। तो ये सारे जो मैंने अभी आइडियाज बोले, ये सब अपने आप में अलग अलग वेरिएंट्स है। जो क्वेश्चन है हमारे पास कि लॉक मैनेजर हो जा जो होगा, वो कैसे मैनेज करेगा लॉक को उन सारी साइट्स पे, इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर से हमारे पास मल्टीपल वेरिएंट्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वेरिएंट हमारे पास है सेंट्रलाइज्ड टू फेज लॉकिंग। तो देखो सेंट्रलाइज्ड वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, सेंट्रलाइज्ड वर्ड का मतलब है कि एक सिंगल प्राइमरी साइट मैनेजर होगा जो मैनेज करेगा या हैंडल करेगा सारे लॉक्स को। यानी हम एक लॉक मैनेजर बना देंगे और उसके पास पूरी अथॉरिटी होगी पूरे सिस्टम की, पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, सारी साइट की, कि हर एक साइट का लॉक वही ग्रांट करेगा और वही रिवोक करेगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है साइट ए बी सी डी, ठीक है। मान लो हर एक पे अलग अलग डेटा है, अगर हम मान रहे हैं अभी कि रेप्लिकेशन नहीं भी है, तो हमने ए को प्राइमरी साइट बना दिया, तो क्या होगा, यही डिसाइड करेगा कि कब कौन सी साइट को जो लॉक है वो ग्रांट करना है या कब कहाँ से रिलीज कराना है। तो वो जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमने एक प्राइमरी साइट मैनेजर को दे दी कि एक प्राइमरी साइट है जहाँ पर हम लॉक मैनेजर को रखेंगे, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि बहुत सिंपल आइडिया है, इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा आसान है। पर जैसे ही हम डिसएडवांटेज पे जाते हैं, तो सेंट्रलाइज्ड का डिसएडवांटेज हम पूरे कोर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सेंट्रलाइज्ड का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमने एक प्राइमरी साइट को दे दी पूरी अथॉरिटी कि तुम लॉक्स को जैसे मैनेज करना है करो, पर जैसे ही वो साइट क्रैश होती है या वो साइट में कोई फेलियर आता है, हमारा पूरे का पूरा सिस्टम एक साथ क्रैश हो जाता है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइज सिस्टम की। तो वही सेम डिसएडवांटेज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि हमने सेंट्रलाइज को सारी अथॉरिटी दे दी प्राइमरी साइट को, पर वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास एक वेरिएंट था। दूसरा वेरिएंट हमारे पास है भाई प्राइमरी कॉपी टू पीएल। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे एक मल्टीपल रेप्लिकेटेड डेटा हमारे पास है मल्टीपल साइट पे, तो हम उनमें से एक साइट को एक प्राइमरी की या एक प्राइमरी लोकल मैनेजर, लॉक मैनेजर हम बना दे रहे हैं। तो अगर किसी को डाउट आ रहा हो कि प्राइमरी और सेंट्रलाइज में क्या देता है, मतलब क्या डिफरेंस है, तो एक बात समझना कि जब मैंने सेंट्रलाइज समझाया था, तो मैंने बोला था कि जो भी साइट है हम उसमें ये एज्यूम कर रहे थे कि हमने अभी कोई डेटा रेप्लिकेशन नहीं किया था। इसका मतलब है कि डेटा हो या ना हो, आपस में कोई रिलेशन हो या ना हो, एक ही साइट है जो बाकी सारी साइट को मैनेज कर रही है। पर यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर हम प्राइमरी कॉपी की बात कर रहे हैं कि मान लो एक ही डेटा आइटम है एक्स, ठीक है, एक ही डेटा आइटम है। अब ये डेटा आइटम को हमने कॉपी करके मल्टीपल साइट में स्टोर करा हुआ है, ए में, बी में और सी में, ठीक है। तो हम जो रेप्लिकेट, मान लो और भी साइट है, मान लो साइट डी भी है, ठीक है, पर उसमें ये डेटा एक्स हमने स्टोर नहीं करा हुआ, तो हम इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स को हमने स्टोर करा हुआ है तीन साइट पे, तो इन तीन में से हम एक प्राइमरी कॉपी बना देंगे। और फिर ये प्राइमरी कॉपी होगी कि जब भी कोई लॉक ग्रांट करना होगा, मान लो बी को कोई ट्रांजेक्शन रन करनी है साइट बी पे, तो उसको एक वेरिएबल है एक्स, उस पे क्या है एक्सक्लूसिव लॉक लगाना है। तो वो पहले ए से पूछेगी क्या हमको ये लॉक मिल सकता है, तो ए फिर ग्रांट करेगा उसको एक्नॉलेजमेंट में कि हाँ तुम लॉक लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम पूरे जितनी भी रेप्लिकेटेड, जितनी भी साइट्स पे हमारे पास रेप्लिकेटेड डेटा है, हम उनमें से किसी एक को प्राइमरी कॉपी बना देते हैं कि अब से तुम बॉस हो, तुम सारा काम मैनेज करोगे, ठीक है। ये हमारे पास आइडिया है किसका, प्राइमरी का, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास आइडिया आता है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वही बात हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, अब सारी साइट का हमने इसमें क्या बोला, प्राइमरी में हमने बोला था कि एक ही साइट एज अ मैनेजर या एज अ बॉस काम कर रही है और बाकी सारी क्या वर्कर है,
उनको जब भी कुछ होगा तो वो परमिशन मांगेंगे प्राइमरी कॉपी से। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया कि अगर मान लो प्राइमरी कॉपी फेल होगी, जैसे हमने ए बी सी में से ए को हमने प्राइमरी कॉपी बनाया था, अगर ए यहाँ पे फेल होती है तो पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होगा। वो क्या करेंगे कि जो सर्वाइविंग कॉपीज है बी या सी, तो इनमें से फिर किसी एक को मैनेजर या प्राइमरी कॉपी बना दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का आइडिया फिर से वही सिंपल है जो हम पूरे कोर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, हमारे पास ए बी और सी, ठीक है, तीन साइट है, मान लो चार साइट है डी। तो ये सिंपल सा इसका आइडिया है कि इसमें हर एक के पास हर एक साइट पे अपना लॉक मैनेजर होगा। इसके पास अपना लॉक मैनेजर है, इसके पास अपना लॉक मैनेजर, इसके पास अपना लॉक मैनेजर है। तो हर एक साइट क्या होगी, अपने लॉक मैनेजर से बात करके कि हर एक साइट पे हम लॉक को ग्रांट या फिर रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम दिक्कत समझना, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पेयर में प्रॉब्लम ये आ रही है कि चलो हमने ये काम अच्छा कर दिया कि हर एक साइट को अपना इंडिविजुअल लॉक मैनेजर दे दिया। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि हर एक लॉक मैनेजर को बाकी लॉक मैनेजर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं है, ये सारे इक्वल फुटिंग पे है। तो इनको अगर कोई डिसीजन लेना है तो हर एक को डिसीजन पे एग्री होना पड़ेगा। समझ रहे हो, अगर जैसे साइट ए के लॉक मैनेजर ने ए पे किसी आइटम डेटा आइटम एक्स पे लॉक लगाया है या लॉक ग्रांट करे, तो बाकी सबको भी वो लॉक ग्रांट करना पड़ेगा। ये हमारे पास आइडिया है किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पी का। तो यहाँ पर बस ये है कि हर एक साइट के पास अपना लॉक मैनेजर होता है, पर क्योंकि हर एक साइट के पास अपना लॉक मैनेजर है, सारे इक्वल फुटिंग में है, तो उनको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है हर एक साइट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेजिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और मैसेजिंग की कॉस्ट हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। फिर हमारे पास है मेजोरिटी टू पी एल। ये मेजोरिटी का वही आइडिया जो हमने क्वारम डिस्कस करा था। क्वारम में हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटी का ही आइडिया होता है कि देखो हर एक से पूछने से अच्छा ना कि तुम मेजोरिटी से पूछ लो। और मेजोरिटी से क्या होगा कि जैसे क्वारम का मैं तुमको आइडिया अगर बताऊं, मान लो हमारे पास क्या है, तीन साइट है, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, तीन हमारे पास साइट है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड भी तो बोलता है ना कि तीनों से परमिशन, मतलब तीनों को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। पर मेजोरिटी क्या हो रहा है भाई, तुम सारी हटाओ ना, तुम मेजोरिटी से पूछे। जैसे अगर हमारे पास तीन है, तो तीन में हमारे पास मेजोरिटी आएगी कितनी, दो की। ठीक है, अगर तुम इसमें दो पेयर बनाने जाओगे तो या तो ए बी का बनेगा और बी सी, एक पेयर हो गया ए बी बी सी, इसमें बी कॉमन है। ठीक है, या तुम बना सकते हो ए सी फिर बी सी, इसमें भी बी कॉमन है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बात ये है कि जब भी तुम ऐसे मेजोरिटी से लेके पेयर बनाने जाओगे तो तुम्हें कम से कम एक कॉमन ग्राउंड मिलेगा, यानी एक ऐसी साइट मिलेगी जो हर एक पेयर में कॉमन होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन आती है, कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन का मतलब है कि एक बोल रहा है कि ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, दूसरा बोल रहा है लेस देन जीरो। तो क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी में कुछ आइटम है हमेशा ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन कभी पास हो ही नहीं पाएगी। ये हमारे पास पूरा आइडिया है किसका, मेजोरिटी टू फेज लॉकिंग का। समझ के, तो ये बस ये मेजोरिटी की बात हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो सिंपल सा आइडिया है, कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड क्या बोल रहे हैं कि एक सिंगल प्राइमरी साइट होगी। प्राइमरी कॉपी क्या बोल रहे हैं कि डेटा जहाँ जहाँ साइट पे रेप्लिकेटेड है, उसमें से किसी एक साइट को प्राइमरी मैनेजर बना दो, उसको एक लॉक मैनेजर दे दो, वो बाकी सारी साइट से कोऑर्डिनेट कर लेगा, और जो भी वैल्यू होगी वो फिर हम आगे हर एक साइट में वो कर देंगे, प्रोपोगेट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड टू पेयर क्या बोलता है कि इसमें हर एक साइट के पास अपना लॉक मैनेजर है। तो हर एक साइट के पास अपना लॉक मैनेजर है, तो इसमें एक ही पॉइंट है कि उनको आपस में कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और मेजोरिटी टू पेयर तो नाम से समझ में आ रहा है कि मेजोरिटी की हमको बात सुननी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैसेज कॉस्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो सेंट्रलाइज टू पी एल में क्या हो रहा है, मैंने बताया था कि एक तो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसको, सेंट्रल इसको लॉक मैनेजर को। तो एक रिक्वेस्ट हम भेजे सेंट्रल लॉक मैनेजर को, और फिर वो लॉक मैनेजर सामने से रिप्लाई देगा जिसमें वो एक्नॉलेज करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, हर एक राइट कमांड के लिए हमको दो मैसेजेस लगते हैं किसमें, सेंट्रलाइज टू पी एल में। ठीक है, अगर वही हम डिस्ट्रीब्यूटेड पे आ जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पे मैंने बताया कि जितनी साइट है हर एक के पास अपना लॉक मैनेजर है, तो हर एक को हर एक दूसरी साइट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आर यहाँ पे क्या है, आर मतलब है रेप्लिकेटेड साइट्स, यानी वो साइट जहाँ पे एक डेटा रेप्लिकेटेड है। ठीक है, तो क्योंकि हर एक साइट पे हमको कम्युनिकेट करना है, और एक कम्युनिकेशन में कितने मैसेज लग रहे हैं, दो। साइट कितनी है, आर, तो टोटल मैसेज हो जाएंगे 2R। ठीक है, सिंपल है। मेजोरिटी की हम बात करें तो कुछ नहीं है, ये आर प्लस 1/2 का अपर बाउंड।
ये हम ले रहे हैं मेजोरिटी, क्योंकि हमने +1 कर दिया फिर हाफ कर रहे हैं, तो हमेशा मेजोरिटी आएगी और हम उसमें भी अपर बाउंड ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि हम मेजोरिटी के साथ चल रहे हैं। और अगेन वही बात है कि यहाँ पे हमने मेजोरिटी ले ली, फिर हमने उसको इंटू 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि एक में हमको 2 मैसेज लगेंगे। एक हम रिक्वेस्ट करेंगे लोकल मैनेजर से लॉक मैनेजर से, और एक हमारे पास रिप्लाई आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा। ठीक है। प्राइमरी कॉपी की अगर हम बात करें तो सेम यहाँ पे भी सेम आइडिया है कि 2 तो हमें लगेंगे ही लगेंगे, एक लॉक मैनेजर से रिक्वेस्ट और एक एक्नॉलेजमेंट। फिर मैंने बताया कि अगर कोई अपडेट होता है तो उस अपडेट को बाकी हर एक कॉपी में प्रोपोगेट करना पड़ेगा ताकि डेटा कंसिस्टेंसी रहे। तो अगर आर साइट हमारे पास थी, आर रेप्लिकेटेड साइट, तो हम क्या करें, R-1 साइट में, क्योंकि एक में तो अपडेट होगा, तो जो बची हुई R- साइट है हमको वहां पर अपडेट को प्रोपोगेट करना पड़ेगा। तो इनके लिए भी एक एक मैसेज जाएगा, तो 2 प्लस में R-1, ये हमारे पास हो जाता है प्राइमरी कॉपी 2PL का। ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही एक वर्कड एग्जांपल दिखेगा 2PL का। ये बता रहा है कि अगर हमारे पास एक आइटम एक्स है जो रेप्लिकेट हो रखा है 3 साइट पे, ABC पे, ए को हमने प्राइमरी बोल दिया और ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट हुई है बी पे। ठीक है। तो क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन है वो बी पे ओरिजिनेट हुई है, वो एक लॉक रिक्वेस्ट भेजेगी किसको, ए को, क्योंकि ए हमारे पास प्राइमरी है। ठीक है। ए का लॉक मैनेजर जो है वो ग्रांट करेगा और एक्नॉलेज करेगा बी को। ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन है बी पे, वो नई वैल्यू को लोकली वो कर देगी, अपडेट कर देगी, और जब वो वैल्यू कमिट होगी तो फिर उस वैल्यू को हमको प्रोपोगेट करना पड़ेगा बाकी सारी कॉपीज में। तो यही हमारे पास पूरा फंडा है किसका, लॉक बेस्ड टू फेज लॉकिंग वेरिएंट्स का इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ठीक है। तो वो इतना ही था पहला एल्गोरिथम। अब दूसरे एल्गोरिथम की तरफ अगर हम जाए तो हमारे पास आता है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, टीओ जिसको हम बोलते हैं। तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का पूरा फंडा ये है कि हमको लॉक को हटाना है। देखो, लॉक जब भी तुम लगाओगे, तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर होता है, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट, तो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर में क्या होता है कि हम्म, तुमको वहां पर वेट करना पड़ता है या ब्लॉक, क्योंकि तुमने लॉक लगा दिया, और जब तक वो लॉक एक्टिव है, जब तक कोई और उस पर काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुमने ब्लॉक कर दिया है कुछ भी होने को। ठीक है। तो ये जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का हमारे पास एल्गोरिथम है, ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करता है, टाइम स्टैम्प को। और ये लॉक का जो पूरा सिस्टम था वो पूरे उसको डिस्कार्ड कर देता है कि हम कहीं पे भी लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बोलता है कि हम टाइम स्टैम्प देंगे हर एक ट्रांजेक्शन को, और हम उस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन को रन करने की कोशिश करेंगे जिसमें ऐसा हो कि जो पुरानी ट्रांजेक्शन है वो पहले खत्म हो जाए, उसके बाद जो नई ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट हो। ठीक है। उस ऑर्डर में लगे ऐसा हम एक ट्राई करते हैं जिसमें टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में। और एक क्वेश्चन आ भी रखा है 2024 में, अगेन 2024 में, 2023 में। तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो है इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है, तुम ये बोल सकते हो। ठीक है। तो देखो, इसका सिंपल सा आइडिया ये है कि हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो इसको तो हम समझो कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को एक बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जैसे ट्रांजैक्शन है T1। ठीक है। मतलब T1 पहले हुई तो हमने इसको टाइम स्टैम्प दे दिया 10 का। ठीक है। ये मान लो पहली ट्रांजैक्शन है। अब इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगी, मान लो ट्रांजैक्शन हो रही है T2। ठीक है। तो क्योंकि ये 10 वाली के बाद हो रही है, T1 के बाद हो रही है, हम इसको टाइम स्टैम्प 10 से ज़्यादा देंगे। मान लो हमने दे दिया 15। ठीक है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को ऑर्डर कर रहे हैं कि पहली ट्रांजेक्शन कौन से स्टार्ट हुई थी। मान लो इन दोनों के बाद एक ट्रांजेक्शन आती है T3, तो हम इसको नंबर कर देते हैं 20। ठीक है। मान लो एक ट्रांजेक्शन आती है T4 जो T2 के बाद आई थी पर T3 से पहले आई थी, तो हम इसको नंबर दे देंगे 18, ऐसे कुछ। ठीक है। तो ये मान लो ये 10, 15, 20, 18 ये सब क्या है, ये तुम ऐसे मान सकते हो कि इन ट्रांजेक्शन के कुछ बर्थ सर्टिफिकेट टाइप के हैं। तो इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प। ठीक है। ओके, वो लेट मी रेस्ट है। ठीक है। तो टाइम स्टैम्प तुम समझ गए होगे कि टाइम स्टैम्प कुछ नहीं है, टाइम स्टैम्प जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन टी। ठीक है। ये यूनिक वैल्यू है जो हम असाइन करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन को जब वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है, विद द प्रॉपर्टी ये कि उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन आएगी हम उसको उससे बड़ा नंबर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियली हो क्या रहा है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन का जो टाइम स्टैम्प है वो कम है या छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन पहले स्टार्ट हुई थी, इतना सा मतलब है। ठीक है। ईच डेटा आइटम जो एक्स होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इस पूरे एल्गोरिथम में कि जो भी डेटा आइटम होगा, मान लो एक्स है, वो एक्स क्या करेगा, दो वैल्यूज को स्टोर करेगा। एक हमारे पास है RTS और एक हमारे पास है WTS। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मान लो एक हमारे पास डेटा आइटम है एक्स, ये हम बोल रहे हैं कि ये जो एक्स है
ये दो वैल्यूज को स्टोर करेगा, ठीक है। और ये कौन सी दो वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, ये उस वैल्यू को स्टोर करेगा, उस टाइम स्टैम्प को स्टोर करेगा जिसने लेटेस्ट में इस वैल्यू को रीड करा होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट रीड टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो रीड टाइम स्टैम्प का मतलब है कि मान लो हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, T1 और T2, ठीक है। दो ट्रांजेक्शन हमारे पास है, दोनों ने एक्स को रीड करा, पर T1 का जो है वो टाइम स्टैम्प 10 है और T2 का जो टाइम स्टैम्प है वो 20 है, ठीक है। पहले T1 ने रीड किया एक्स को, तो उसका RTS हो गया 10, ठीक है। फिर 10 के बाद क्या हुआ, T2 ने रीड किया, पर T2 का टाइम स्टैम्प 20 था, तो इसका हम टाइम स्टैम्प कर देंगे 20, ठीक है। तो ये है क्या, इसका मतलब क्या हुआ। आरटीएस का इतना सा मतलब है कि भाई तुमको ये रिकॉर्ड करना है कि एक्स जो है वो सबसे लेटेस्ट कौन सी ट्रांजेक्शन है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा टाइम स्टैम्प जिसने इस डेटा आइटम को रीड करा हो, वो वैल्यू हम स्टोर करते हैं आरटीएस में, ठीक है। अब मान लो 10 T1 T2 के बाद एक T3 है, ठीक है। T3 का नंबर हमारे पास 17, उसका टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो T2 के बाद हमने T2 करा, T2 के बाद इसकी वैल्यू हो गई थी 20। अब T2 के बाद T3 ने भी एक्स को रीड करा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या हम यहाँ पर वैल्यू को 20 से फिर से 17 में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है कि नहीं करेंगे, क्यों। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी कमिटेड रीडर, कि जितने भी मतलब पास्ट में जितनी भी ट्रांजेक्शन इसको रीड कर चुकी है, हम उन सब का हाईएस्ट टाइम स्टैम्प लेते हैं, हाईएस्ट टाइम स्टैम्प। यहाँ पे वो क्या है 20, ठीक है। और हाईएस्ट हम क्यों ले रहे हैं, तो इसका मतलब तुम ऐसा समझो कि अगर टाइम स्टैम्प हाईएस्ट है, मतलब वो ट्रांजेक्शन क्या लेटेस्ट है, मतलब सबसे यंगर ट्रांजेक्शन वो हो गई। टाइम स्टैम्प 20 होने का मतलब क्या कि T1 और T3 दोनों के बाद में शुरू हुई थी, ठीक है। तो अगर T2 ऑलरेडी रीड कर चुकी है एक डेटा आइटम, ठीक है, मतलब T2 जो सबसे लास्ट में शुरू हुई थी, अगर ये कोई डेटा आइटम रीड कर चुकी है, तो क्या T3 जो इससे पहले शुरू हुई थी, क्या T2 के बाद उसको रीड करना चाहिए। तो अगर हम ये अलाउ करेंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि T2 जो बाद में शुरू हुई थी उसने T3 से पहले काम कर लिया, तो ये हमको अलाउ नहीं करना है। टाइम स्टैम्प होल्डिंग का बस इतना सा मतलब है कि जो पुरानी ट्रांजेक्शन है, जैसे कि T3 इस केस में पुरानी ट्रांजेक्शन है T2 से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि T2 ने पहले काम कर लिया उसके बाद T3 आके काम कर रही है, नहीं। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, T3 को अवॉइड कर देते हैं कि भाई देखो तुमसे पहले T2 ने काम कर लिया, पर तुम तो बड़े हो ना, तो तुमको पहले काम करना था, अब तुम बाद में अभी काम नहीं कर सकते, तुम अभी अबॉर्ट हो जाओ, बाद में आके फिर से शुरू करना। तो ये पूरा मतलब हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है टाइम स्टैम्प होल्डिंग की, कि जो भी सबसे ओल्डेस्ट, मतलब जिस ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन का मतलब कि देखो, एक चीज याद रखना, ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी टाइम स्टैम्प पे। जिसका टाइम स्टैम्प जितना कम है वो ट्रांजेक्शन उतनी ही ज्यादा ओल्ड है, और जिसका टाइम स्टैम्प जितना ज्यादा है वो ट्रांजेक्शन उतनी ही ज्यादा रिसेंट है। ये एक टाइमलाइन पे काम करती है। मान लो तुमने एक टाइमलाइन बना ली, ये टाइमलाइन है, ठीक है। यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि T1 शुरू हुआ था, यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि T2 शुरू हुआ था, और यहाँ पे तुम बोल रहे हो T3 शुरू हुआ था, ठीक है। तो हमको ये इंश्योर करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो T3 ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद T2 फिर काम नहीं कर सकता। इतना सा बात है, क्योंकि होना क्या चाहिए था, हम चाहते हैं सीक्वेंस में, हम चाहते हैं कि पहले T2 का काम हो जाए फिर T3 अपना काम करे। तो अगर हम ऐसे किसी केस में आते हैं कि T3 अपना काम ऑलरेडी कर चुकी है, फिर T2 करने आ रहे हैं, तो हम उस केस में T2 को मना कर देते हैं कि भाई T3 अपना काम ऑलरेडी कर चुकी है, अब तुम नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास फंडा है। तो ये मैंने इतना सब बोला किसके लिए, ये क्या समझाने के लिए, आरटीएस यानी कि रीड टाइम स्टैम्प समझाने के लिए। रीड टाइम स्टैम्प का मतलब है कि उस डेटा आइटम को अभी तक जितनी भी ट्रांजेक्शन्स ने रीड करा है, उसमें से हाईएस्ट टाइम स्टैम्प वैल्यू हम स्टोर करते हैं किसमें, आरटीएस में, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक अगर रीड का है तो राइट का भी होगा, राइट टाइम स्टैम्प। इसमें भी हम लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर करते हैं उस टाइम स्टैम्प की जिसने भी उस पे डेटा आइटम पे कोई अपडेट करा है, ठीक है। सिंपल। तो इसमें टाइम स्टैम्प हम समझ गए क्या होता है। टाइम स्टैम्प कुछ नहीं है, एक यूनिक वैल्यू है जो हमें हर एक ट्रांजेक्शन को असाइन करते हैं जब वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब एक ट्रांजेक्शन के बाद जब भी कोई दूसरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी तो उसकी टाइम स्टैम्प जो है पुरानी वैल्यू से ज़्यादा होगी, ये भी ठीक है, अंडरस्टूड। फिर हमने देखा कि हर एक डेटा आइटम में टाइम स्टैम्प होल्डिंग में अगर हमारे पास कोई डेटा आइटम है एक्स, तो ये दो वैल्यूज को स्टोर करता है, रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प। रीड टाइम स्टैम्प में कौन सी वैल्यू होगी, वो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प होगा
उन सारी ट्रांजैक्शन का जिसने कभी भी इस डेटा आइटम को रीड करा है, ठीक है। सिमिलरली राइट टाइम स्टैम्प में क्या होगा, लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी कमिटेड राइटर, ठीक है। वेरी गुड। तो पर्पस क्या है टाइम स्टैम्प का, तो पर्पस मैं आई गेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मतलब है टू इम्पोज अ डिटर्मिनिस्टिक सीरियलाइजेशन ऑर्डर ऑन ट्रांजेक्शन्स विदाउट लॉकिंग। तो ये पूरा फंडा आया ही इसलिए गया था ताकि हम जो लॉकिंग का पूरा है, जो लॉक सब है, हम उस पूरे आइडिया को एलिमिनेट कर सके। तो उस पूरे आइडिया को हटाने के लिए हम आइडिया लाइक इसका टाइम स्टैम्प का, कि जो भी ओल्डर ट्रांजेक्शन है, ओल्डर ट्रांजेक्शन विन ओवर यंगर वंस, दिस अवॉइड डेडलॉक इंटायरली, ठीक है। ओके, तो मतलब वही बात है, अगर ये किसी को समझने में दिक्कत हो रही है पर्पस ऑफ टाइम स्टैम्प, तो इसका यही मतलब है कि हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन पहले स्टार्ट हो रही है, मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब 2 है वो 3 से पहले स्टार्ट हुई है, तो 2 का जितना भी काम है वो 3 से पहले खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे किसी सिचुएशन में आ रहे हैं कि एक डेटा आइटम X है, उसको पहले T3 ने रीड कर लिया, ठीक है, उसके बाद T2 रीड करने जा रही है, तो जैसे भी ऐसी कोई कंडीशन आती है कि भाई देखो तुम्हारे बाद जो शुरू हुई थी ना, वो तुमसे पहले रीड कर चुकी है, तो अगर अब तुम रीड करोगे तो ऐसा लगेगा कि पहले 3 एग्जीक्यूट हो गई, फिर 2 एग्जीक्यूट हो रही है, और ये हम चाहते नहीं है। तो हम इस 2 को अवॉइड कर देते हैं कि तुम बाद में आना भाई, ठीक है। अब T3 चल रही है तो अब तो हम तुमको नहीं चलने दे सकते, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास पर्पस है किसका, कि ओल्डर ट्रांजेक्शन विन ओवर यंगर वंस। ओके, आप यहाँ देखो, मैंने तुमको बताया था कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में हमारे पास 3 एल्गोरिथम आते हैं जो हमको याद रखने हैं। बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, जिसको हम बोलते हैं BTO। फिर इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन रूल हमारे पास है, थॉमस का राइट रूल, ये बहुत सिंपल है। फिर है हमारे पास कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग एंड मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग MVTO, ठीक है। तो ये 3 हमको डिटेल में स्टडी करने हैं, और ये तीनों क्वेश्चन आ रखे हैं। 2023 का क्वेश्चन 10 है, ये एल्गोरिथम आप देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आ रखा है, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं होगा, ठीक है। और MVCC भी आ रखा है, OCC भी आई रखा है, ठीक है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है, चारों को हमको अच्छे से समझना है। तो टू फेज डॉकिंग वाले तो सारे वेरिएंट्स की बात हम कर चुके हैं। टाइम स्टैम्प में मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि टाइम स्टैम्प क्या होता है। तो जितना भी डेटा आइटम है इस पूरे बात में हमारे पास दो वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं, रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प। पर्पस में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वेरिएंट इसका टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का, जो है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, ठीक है, BTO। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा, 2010 क्वेश्चन 10 का ये PYQ है पूरा, कि उन्होंने एल्गोरिथम ही डायरेक्ट पूछ लिया था। तो ये पूरा हमारे पास एल्गोरिथम है, ठीक है। तो देखो, अब इस पूरे में हमको दो चीज़ें पढ़नी है, जो हम आगे दो एल्गोरिथम और पढ़ेंगे। उसमें हमको देखना है रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, ठीक है। तो जब भी हमको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, व्हेन अ रीड x फ्रॉम T अराइव, अगर कोई ट्रांजेक्शन आ रही है डेटा आइटम X को रीड करने के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर हमको रीड का बताना है तो हम चेक करते हैं क्या, राइट टाइम स्टैम्प। क्यों चेक करते हैं, मैं ये भी बता सकता हूँ। देखो, मैंने तुमको पिछली वीडियो में ये बता दिया था कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होते हैं, ठीक है। उसमें मैंने 3 कॉन्फ्लिक्ट पेयर बताए थे, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट, ठीक है। 3 कॉन्फ्लिक्ट पेयर हमारे पास होते हैं। अब एक चीज देखना, कि जब भी तुमको रीड का चेक करना है ना, तो रीड रीड में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो अगर तुम रीड करना चाह रहे हो तो तुमको किसका ध्यान रखना है, राइट का। तो हम यहाँ पे राइट के लिए चेक करेंगे, राइट टाइम स्टैम्प के लिए, ठीक है। और जब तुमको राइट करना है, जब तुमको राइट के लिए चेक करना है, तो उसमें तुम्हारे पास रीड के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों चेक कर रहे हैं। देखो, जब हमको राइट करना है तो हमने रीडिंग टाइम स्टैम्प भी चेक किया और राइटिंग टाइम स्टैम्प भी चेक किया। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट पेयर का आइडिया तुम्हारे दिमाग में क्लियर है, तो बेसिक टाइम स्टैम्प कोडिंग बहुत सिंपल हो जाती है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात तुमको याद रखना है, एल्गोरिथम तो मैं समझाऊंगा, अभी मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुमको याद क्या क्या रखना है इस पूरे ऑर्डर, इस पूरे एल्गोरिथम में। पहली बात मैंने बता दी कि रीड करना है तो हम राइटिंग टाइम स्टैम्प चेक करते हैं, और राइट करना है तो हम दोनों चेक करते हैं, ठीक है। दूसरी बात तुमको याद रखना है कि जब भी हम कोई परमिशन ग्रांट करते हैं, जैसे यहाँ देखो, अगर हम रीड ग्रांट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम टाइम स्टैम्प का और पुरानी वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू यूज करते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू क्यों यूज करते हैं ये मैं शायद ऊपर बता चुका हूँ, 3 ट्रांजेक्शन का जब मैंने एग्जांपल लिया था। 10 का, मान लो पहले 10 ने रीड किया, फिर 20 ने रीड किया, और फिर 17 ने रीड किया, ठीक है। तो जब 20 के बाद जब ये 17 वाला रीड करेगा,
तो हम वैल्यू चेंज नहीं करते, हम तब मैक्सिमम वैल्यू ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमको रीडिंग टाइम स्टैम्प से जानना क्या है, हमको रीडिंग टाइम स्टैम्प से ये जानना है भाई कि ऐसी सबसे यंगेस्ट ट्रांजेक्शन कौन सी है जिसने तुमको रीड करा है। ठीक है, तो इसीलिए तुम इस बात को याद रखना कि बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में जब तुम रीड को ग्रांट करोगे तो तुम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू सेट करते हो किसके, रीडिंग टाइम स्टैम्प की। पर जब तुम राइट को ग्रांट करते हो, यहाँ पे देखो राइट में जब तुम ग्रांट करोगे तो ये सब मैक्सिमम करने की तुम्हें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है वो भी समझो। हम यहाँ पे मैक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे ना रीडिंग ऑपरेशन बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक साथ रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। मान लो ये तीनों एक साथ रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, तो हम इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे विच इज 20। बट जब हम राइटिंग की बात करते हैं ना तो ये एक्सक्लूसिव होता है, यानी सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन ऐसी होगी जो उस समय इस वैल्यू को अपडेट कर रही होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमको मैक्स लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो वही बन जाता है। ठीक है, समझ गए। ये मैंने तुमको बताया कि याद क्या रखना है। ठीक है, अब आप एक बार ये देखो कि एल्गोरिथम का मेन फंडा क्या है। ठीक है, जी। तो एल्गोरिथम का मेन फंडा ये है कि रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। जब एक ट्रांजेक्शन से रीडिंग रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, व्हेन अ रीड एक्स फ्रॉम टी अराइव, तो हम ये कंडीशन चेक करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन आ रही है उसका जो टाइम स्टैम्प है। ठीक है, मान लो एक ट्रांजेक्शन आ रही है टी, जिसका टाइम स्टैम्प हमारे पास है कितना, 20। ठीक है, ये हमारे पास टाइम स्टैम्प है इस ट्रांजेक्शन का। और जो डेटा आइटम इसको रीड करना है एक्स, ठीक है, जिसका राइटिंग टाइम स्टैम्प अभी है 30। बस ये एग्जांपल समझना, तुमको ये पूरा एल्गोरिथम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक ट्रांजैक्शन है जिसका टाइम स्टैम्प 20 है, उसके डेटा आइटम रीड करना है एक्स, जिसमें अभी राइटिंग टाइम स्टैम्प स्टोर है 30। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डेटा आइटम जो है वो ऑलरेडी जो 30 टाइम स्टैम्प की ट्रांजेक्शन है वो उसको अपडेट कर चुकी है, यानी राइट ऑपरेशन इसको परफॉर्म कर चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसका टाइम स्टैम्प है 20, मतलब कि पहले रही होगी। मैं बनाता हूँ एक टाइमलाइन। ठीक है, देखो यहाँ पर है 30 30, और ये ऑपरेशन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, राइट ऑपरेशन, और यहाँ पे हमारे पास है 20। ठीक है, तो क्या मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या 30 वाले ऑपरेशन हो जाने के बाद क्या 20 वाला ऑपरेशन कभी परफॉर्म होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस पर ये जो ऑपरेशन अगर ये परफॉर्म हो गया ना, तो ऐसा लगेगा कि पहले T3 एग्जीक्यूट हो गई, T30 एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद T20 एग्जीक्यूट हो रही है, जो ऑर्डर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि T20 का मतलब है ये ऑर्डर ट्रांजेक्शन है, ये पहले आई थी, T30 जो है वो बाद में आई थी। ठीक है, तो इस ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर जो हमारा करंट ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प है, अगर वो कम है इस वैल्यू से, क्या, राइटिंग टाइम स्टैम्प से, तो हम बोलते हैं कि जो ट्रांजेक्शन आ रही है उसको रिजेक्ट कर दो और अबॉर्ट कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है, रीस्टार्ट करो टी को विद अ न्यू लार्जर टाइम स्टैम्प। ठीक है, समझ गए। इससे क्या होगा, हम इससे ये चाह रहे हैं कि ताकि इट इज ट्राइंग टू रीड अ वैल्यू कि जो T20 है ना, ये एक ऐसी वैल्यू रीड करने की कोशिश कर रही है जो उसके बाद वाली जो ट्रांजेक्शन आई थी उसने लिखा है। और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे हो सकता है डेटा में इनकन्सिस्टेंसी हो जाए। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो इस टी को तुम क्या करो, अबॉर्ट कर दो, और इसको एक नया टाइम स्टैम्प, एक हाइयर टाइम स्टैम्प दे दो, ताकि अगली बारी जब ये रन हो तो ये उसको आराम से रीड कर सके। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हम ग्रांट कर देते हैं रीड में आर टी एस विच इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये ऑपरेशन है, ये हमारा पूरा लॉजिक है रीड का। सिमिलरली अगर हमें राइट का काम करना है, तो राइट का मैंने बताया कि हम दोनों से चेक करते हैं, आर टी एस भी और डब्ल्यू टी एस भी। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि अगर जो हमारी करंट ट्रांजेक्शन है, अगर वो बड़ी है, इससे इनसे बड़ी है, मतलब बड़ी मतलब है कि वो पहले स्टार्ट हुई थी, और अगर पहले स्टार्ट हुई थी तो उसका टाइम स्टैम्प होगा छोटा। तो अगर वो छोटा है तो रिजेक्ट कर दो और अबॉर्ट कर दो और उसको फिर से रीस्टार्ट करो। ठीक है, क्यों? सेम लॉजिक है कि भाई एक बात समझो, अगर ये 30 वाली एग्जीक्यूट होने के बाद, मान लो ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसके बाद अगर तुम एग्जीक्यूट करोगे ना, तो ये तो ऑर्डर ही गलत हो गया ना। पहले आई ये है, ये तो बाद में आई थी, इसके बाद तुम एग्जीक्यूट करोगे वो ऑर्डर ही गलत है। तो ये ऑर्डर रिजर्व रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको अबॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, बस यही हमारे पास है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। तुमको दो चीजें याद रखनी है कि जब भी तुमको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो तुम डब्ल्यू टी एस चेक करते हो, राइट ऑपरेशन के लिए तुम दोनों चेक करते हो।
दूसरी चीज तुमको याद रखनी है ग्रांट की, कि जब तुम रीड ग्रांट करते हो तो तुम मैक्सिमम लेते हो, और राइट में तुम मैक्सिमम नहीं लेते हो, ठीक है। और ये लेस देन की अब मैंने तुमको समझा दिया, क्योंकि भाई ऑर्डर रिजर्व रहना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आई होप इतना तुम्हें समझ में आयो। एंड नेक्स्ट लेट अस सी। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारे पास और है, विच इज थॉमस राइट रूल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ऊपर अगर वीडियो में तुमने देखा हो बेसिक और टाइम स्टैम्प में, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जब भी हमारे पास एक कंडीशन आ रही है लेस देन वाली, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम सीधा जाके ये बोल दे रहे हैं कि उसको रिजेक्ट और अबॉर्ट कर दो, ठीक है। पर थॉमस राइट रूल क्या बोलता है इन स्टेप 2 ऑफ द राइट केस, स्टेप 2 ऑफ द राइट केस, तो भाई अबॉर्ट करने से अच्छा क्या है ना, स्टेप 2 ऑफ राइट क्या, क्या है वो भी एक बार देख लो। ये किसके लिए ऑप्टिमाइजेशन का, ये कौन सी स्टेप के लिए बोल रहा है, राइट का दूसरा स्टेप, यानी कि राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट पेयर, ठीक है। पहले तुमको ये बात समझनी है कि थॉमस का राइट रूल कौन सी कॉन्फ्लिक्ट पेयर पे एप्लीकेबल है, राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट पेयर पे एप्लीकेबल है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, जब ये कंडीशन हो रही है ना, इसका मतलब क्या है कि पहले T20 हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, T20 और T30, ठीक है। हमारे पास मान लो ये दो ट्रांजेक्शन है। होना क्या था कि पहले T20 को कोई वैल्यू लिखनी थी, फिर T30 को वैल्यू लिखता। हमारे पास हुआ क्या कि जो T30 है वो अपनी वैल्यू ऑलरेडी लिख चुका है, और फिर ये बाद में लिखने जा रहा था और हमने इसको अबॉर्ट कर दिया। भाई थॉमस राइट रूल क्या बोलता है, ये ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है कि भाई देखो, पहले 20 लिखता फिर 30 लिखता, तो ये जो वैल्यू थी वो तो वैसे भी ओवरराइट होनी थी ना, मतलब ये वैल्यू तो हम वैसे भी डिस्कार्ड कर देते क्योंकि ये नई वैल्यू लिख ही देता। तो अगर इसने पहले लिख दी है तो एक काम करो कि अबॉर्ट मत करो, तुम इसको साइलेंटली स्किप मार दो, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑपरेशन पे चले जाओ, ठीक है। इतना से कहना है किसका, थॉमस राइट रूल का, कि भाई अगर राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो भाई T20 के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए था T30 का। तो ये तो वैसे ही वैल्यू चेंज हो जाती है, तो अगर चेंज हो ही चुकी है तो तुम एक काम करो, अबॉर्ट मत करो और इसको सिंपली स्किप कर दो राइट ऑपरेशन को, और जो आगे जो ट्रांजेक्शन है T20 उसको कंटिन्यू करो। बस इतना सा रूल है हमारा थॉमस राइट रूल, जो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करता है, ठीक है। द रूल इज सेफ फॉर राइट ओनली वर्कलोड्स, अगर वहाँ पे कोई रीड ऑपरेशन आ गया, जैसे मैंने बता दिया कि राइट राइट पेयर में एप्लीकेबल है, अगर रीड राइट या राइट रीड कुछ होता है तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। पर बस अगर राइट राइट की बात है तो वो ऑलरेडी ओवरराइड हो जाता, तो तुम इसको सीधा स्किप करके आगे जा सकते हो, ठीक है। वो हमारे पास था टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का फर्स्ट एल्गोरिथम, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, और इस पे जाने से पहले तुम लोगों को एक प्रॉब्लम समझनी है, किसमें, इसमें बेसिक टाइम स्टैम्प होल्डिंग में दिक्कत क्या हो रही है। इसमें दिक्कत ये हो रही है कि एक ट्रांजेक्शन है, वो स्टार्ट हुई, ठीक है। वो इस कंडीशन पे गई, वो मान लो रिजेक्ट हो गई और अबॉर्ट हो गई, ठीक है। वो फिर से रीस्टार्ट हुई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं ना, वो फिर से रीस्टार्ट हुई, फिर से इस कंडीशन पे आई, अनफॉर्चुनेटली फिर से रिजेक्ट हो गई, अबॉर्ट हो गई, फिर से रीस्टार्ट हुई। तो ये जो साइकिल है कि वो पहले स्टार्ट हुई, फिर अबॉर्ट हुई, फिर रीस्टार्ट हुई, फिर से अबॉर्ट हो गई, फिर से रीस्टार्ट हुई, फिर से कैंसिल हो गई, ये जो पूरी साइकिल है ना, इसको रोकने के लिए ना कोई मैकेनिज्म यहाँ पर है नहीं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है स्टारवेशन की, इसमें बेसिक टाइम स्टैम्प होल्डिंग में एक प्रॉब्लम हो सकती है स्टारवेशन की। जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है जिनकी टाइम स्टैम्प वैल्यू बहुत कम है, वो एक स्टारवेशन पीरियड में जा सकती है कि वो कभी रन ही ना हो पाए, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो हम जाते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएंट पे, जिसका नाम है कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प होल्डिंग। तो हम यहाँ पे आई क्यू, सबसे पहली बात की हमको ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा बेसिक टाइम स्टैम्प होल्डिंग, उसमें एक प्रॉब्लम है स्टारवेशन की, ठीक है। An older transaction can be aborted many times if many younger ones keep preempting it। ठीक है, समझ गए। ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमको जरूरत है किसकी, कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प होल्डिंग की। अब हमको ये जानना है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करता है। तो ये प्रॉब्लम को फिक्स करता है कि भाई ये काम करो, तुम सीधा अबॉर्ट कर दे रहे हो ना, ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो जा रहा है, तुम एक काम क्यों नहीं करते। तुम एक काम करो कि मान लो तुम्हारे पास वही सेम, हमारे पास 20-30 के एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, दो ट्रांजेक्शन है। देखो तुमको बहुत ज्यादा अबॉर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तुमको अबॉर्ट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बाद में होनी थी ट्रांजेक्शन T30 वाली, वो T20 से पहले हो गई, इसलिए तुमको अबॉर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो तुम एक काम करो कि जब भी इसको
T30 को कोई काम करना हो ना, तो तुम एक काम करो कि तुम चेक करो कि क्या T20 एग्जीक्यूट हो गई है। अगर हो गई है तो बहुत बढ़िया, इसको अपना काम करने दो। पर अगर नहीं हुई है तो तुम इसको वेट कराओ। तुम T30 को अपना काम करने ही मत दो जब तक T20 कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर T30 कभी होगी नहीं तो पहले T20 आके अपना काम कर लेगा। फिर कभी जो कंडीशन होती है अबोर्ट की, वो कभी कंडीशन आएगी ही नहीं। यही आइडिया है हमारे पास पूरा कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का, कि बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन T must wait until all older transactions have either committed or explicitly said I am done with item X। ठीक है, जब पुरानी ट्रांजेक्शन यानी कि T20 बोल दे कि हाँ भाई मेरा काम हो गया, उसके बाद ही T30 को काम करने दो, वरना उसको वेट कराते रहो। ये हमारे पास आइडिया है पूरा कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का, और इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें तुमको याद क्या रखना है कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, स्टारवेशन की। कैसे सॉल्व कर रहा है? वेट कराते हो। ठीक है, और वेट कैसे करा रहा है कि उससे पुरानी की जितनी ट्रांजेक्शन है पहले उनको हो जाने दो भाई, जब तक तुम वेट करो। ठीक है, फिर थर्ड एल्गोरिथम पे हम आते हैं, जिसका नाम है मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग MVTO। ठीक है, तो देखो, एक और वीकनेस है BTO में, यानी कि बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में एक वीकनेस हो रहा है, और इसमें ये है कि जो रीडर्स है, रीडर्स कैन बी अबॉर्टेड इवन दो रीड हैव नो साइड इफेक्ट्स। ठीक है, मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई रीड करने से मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस नहीं होते हैं रीड रीड में। ठीक है, कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है कोई कि रीड रीड में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। पर एक बिगेस्ट वीकनेस है BTO की कि जो रीड ऑपरेशन भी हम कर रहे हैं ना, वो भी क्या हो जा रही है, अबॉर्ट हो जा रही है, क्योंकि उसकी किसी बाद वाली ट्रांजेक्शन ने ऑलरेडी वैल्यू अपडेट कर दी है। तो ये उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। ये क्या बोलता है, भाई देखो, तुम वैल्यू अपडेट मत करो, तुम एक काम करो, उस वैल्यू के ना मल्टीपल वर्जन रख लो अपने अंदर, मतलब मल्टीपल वर्जन क्रिएट कर लो, ताकि क्या हो कि जो पुरानी ट्रांजेक्शन को अगर रीड करना है ना, तो वो पुराना वर्जन रीड कर लेगी, उसको अबॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो, ये हमारे पास आइडिया है कि जो ईच डेटा आइटम एक्स है ना, वो लिस्ट ऑफ वर्जन रखती है, ईच टैग विद द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट क्रिएटेड इट। ठीक है, ये तुम्हारे सामने है पूरा फॉर्मल एल्गोरिथम मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का। ठीक है, ये एक पूरा एल्गोरिथम है। तो मान लो एक ट्रांजेक्शन है, उसको डेटा आइटम एक्स पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम क्या बोलता है रीड के लिए कि भाई एक ऐसा वर्जन फाइंड आउट करो जिसका जो लार्जेस्ट राइट टाइम स्टैम्प है वो तुमसे कम हो। ठीक है, और फिर तुम उसको रिटर्न कर दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो एक डेटा आइटम एक्स है, ठीक है, वो चार अपने अंदर कॉपीज लेके बैठा है, मतलब ट्रांजेक्शन 10, 20, 30 और 40। ठीक है, मान लो एक डेटा आइटम एक्स है, और उस पे ना ये चारों ट्रांजेक्शन जो है T10, T20, T30, T40, ये सारे जो है अपना अपना अपडेट ऑपरेशन या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वो एक्स आइटम है उसके पास अब चार वर्जन है, X10, X20, X30, X40। ठीक है, यहाँ पे मान लो वैल्यू 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने वैल्यू में +1 +1 ये करते चली गई हर एक ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अब आई हमारे पास एक ट्रांजेक्शन 22, ट्रांजेक्शन हमारे पास आई कि कौन सी, 22। अब हमारे पास सवाल ये है कि हमारे पास चार वर्जन है, तो जो ट्रांजेक्शन 22 आई है वो इनमें से कौन सी वैल्यू को रीड करेगी? और इसका जवाब देने में ना किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ट्रांजेक्शन 22 के बाद जो भी आई है ना, जैसे 30 है या 40 है, उसकी वैल्यू की एक्सेस तो इसको मिलनी नहीं चाहिए। तो 22 जो है, तो ये 30 और 40 वाले ये तो काट ही दो, क्योंकि 22 से तो भरे ही है वो। ठीक है, तो उनकी एक्सेस 7 और 8 उसको नहीं मिलेगी, उस वो रीड करेगी वैल्यू 6 को। ठीक है, क्योंकि अगर वो 10 रीड करेगी तो 10 पुरानी हो चुकी है, क्योंकि T20 उसको ऑलरेडी अपडेट कर चुकी है। तो इतना सा ये जो यहाँ पे कंडीशन लिखी है ना, लार्जेस्ट राइट टाइम स्टैम्प लेस देन इक्वल टू ये ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प। ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प 22 है, 22 से कम वैल्यू, पर उन जो कम वैल्यूज है जैसे 10 और 20, इनमें मैक्सिमम वैल्यू है। तो मतलब वही अगर तुम टाइमलाइन बना के देखोगे तो बहुत सिंपल है कि अगर चार वर्जन हमारे पास है और T22 हमारे पास आ रही है, तो वो वैल्यू 6 रीड करेगी। ठीक है, फिर तुम RTS को अपडेट कर दोगे, और अपडेट का मैं बता चुका हूँ कि जब तुम रीड टाइम स्टैम्प को अपडेट करते हो तो मैक्सिमम आता है
यहाँ पे क्या होगा कि जो भी रीड है वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तुमको जो भी रीड करना है ना वो वर्जन तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और अगर तुम राइट के पास जाओगे, लेट मी इरेज दिस, ठीक है। तो रीड का समझ गए। जैसे ही अगर हम बात करेंगे राइट की, राइट एक्स न्यू वैल्यू बाय टी, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है, हम फाइंड वर्जन करेंगे एक्स के दैट टी वुड रीड, ठीक है। हमने वो वर्जन ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं। अगर उसका टाइम स्टैम्प इससे रीड वाले से कम है तो हम रिजेक्ट एंड अवॉइड कर देंगे, मतलब कोई यंगर जो ट्रांजेक्शन है, यंगर जो रीडर है वो उस वैल्यू को ऑलरेडी रीड कर चुका है, ठीक है। एल्स अगर जो ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प है वो इक्वल है टाइम पे तो हम उसको ओवरराइट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास, फिर से मैं बना देता हूँ, हमारे पास है 1 2 3 4, इसमें ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, ट्रांजेक्शन 4, ठीक है। मान लो हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन है। अगर टी थ्री अपडेट करने आएगी तो टी थ्री कौन सी वैल्यू रीड करेगी, ये वाली। तो अगर टी थ्री को अपडेट करना है ना तो हम नया वर्जन नहीं बनाएंगे, हम बोलेंगे भाई जो पुरानी टी थ्री की वैल्यू है ना तुम जाके उसी को अपडेट कर लो। थर्ड लाइन का बस इतना सा मतलब है, ठीक है। ओके। और ये तो हम ऑलरेडी समझते हैं कि अगर जो टी एस है अगर वो राइट टाइम स्टैम्प से कम है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई नई वैल्यू है, मान लो 1 2 3 4 के अलावा, मान लो एक 2.5 कोई वैल्यू, वैसे तो डेसिमल में नहीं होती, पर मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। मान लो ट्रांजेक्शन टी 2.5 है, तो ये क्या करेगी, क्योंकि अब कोई भी वर्जन मैच नहीं हो रहा है तो ये अपना नया वर्जन बना देगी और यहाँ पर एक फिफ्थ वर्जन हमारे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पूरा एल्गोरिथम है किसका, मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। हमने टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग स्टार्ट करी थी कि भाई एक नया आइडिया है, और नया आइडिया क्यों है इसको भी मैं क्वेरीज करने दो, ठीक है। तो हमने टाइम स्टैम्प की बात करनी शुरू करी थी कि एक नया आइडिया है जिससे हम जो लॉक का पूरा सिस्टम है हम लॉक्स को एलिमिनेट कर सके, क्योंकि उसमें हमको टाइम या वेट बहुत करना पड़ रहा था, वो लॉक कर देता है चीज़ों को, ठीक है। तो फिर हम आए थे टाइम स्टैम्प होल्डिंग में। और टाइम स्टैम्प होल्डिंग में हमने बात की थी टाइम स्टैम्प क्या होता है, यूनिक वैल्यू असाइन करते हैं जब कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है उसके बर्थ सर्टिफिकेट की तरह। और पर्पस हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर हमको एक सीरियल ऑर्डर मेंटेन करना है, हमको ऐसा मेंटेन करना है कि जैसे T20 पहले आई थी ना तो वही पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर पहले T30 कोई काम कर चुकी है उसके बाद T20 कोई काम नहीं करेगी। अगर ये काम ऑलरेडी हो चुका है फिर ये अबॉर्ट करके कोई बड़ी वैल्यू लेके वापस आएगी, ठीक है। ताकि जो हमारे पास ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है नीचे वो मेंटेन रहे। इतना सा सिंपल सा आइडिया है बस हमारा किसका, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का। इसी के बेसिस पे हमने 3 एल्गोरिथम डिस्कस करे। सबसे पहले बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, वही बात है, तुमको 2 चीजें याद रखनी है। रीड में हम कंपेयर करते हैं WTS, क्योंकि वही रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट पे है। राइट में हम दोनों चेक करते हैं। जब हम अपडेट कर रहे हैं रीड को हम ग्रांट कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम यूज करते हैं। यहाँ पर हम मैक्सिमम यूज नहीं करते, यहाँ पे हम सीधा अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिक टाइम स्टैम्प होल्डिंग आई गेस क्लियर होनी चाहिए। लेस देन वाली कंडीशन ही तुमको हर बार चेक करनी है। अगर वो लेस देन है ट्रांजेक्शन तो उसको रिजेक्ट कर दो, यानी कोई यंगर ट्रांजेक्शन ऑलरेडी अपना काम कर चुकी है। इट इज टू लेट नाउ, टू लेट, ठीक है, तुम लेट हो चुके हो। थॉमस का ऑप्टिमाइजेशन रूल मैंने बता दिया कौन से केस में अप्लीकेबल है, राइट राइट में, ठीक है। ये बोल रहा है भाई वो ऑलरेडी ओवरराइड हो जाता, वो वैसे ही चेंज होने वाला था, चेंज हो चुका है तो तुम उसको इग्नोर मार दो, ठीक है। कंजर्वेटिव टाइम स्टैम्प की हम बात कर चुके हैं, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, स्टारवेशन की कैसे सॉल्व करता है, अवॉइड करने की जगह वेट करा दो, ठीक है। अब मल्टी वर्जन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई तुम एक काम करो, तुम इतनी जल्दी अबॉर्ट करने पे क्यों आ जाते हो, तुम एक ही चीज के मल्टीपल वर्जन रख लो ताकि जो भी ट्रांजेक्शन आएगी ताकि वो एटलीस्ट रीड कर सके, ठीक है। एमवीटीयू को ना बस एक प्रॉब्लम है कि भाई बीटीयू अच्छा एल्गोरिथम है पर तुम उसमें रीड वालों को क्यों अबॉर्ट कर दे रहे हो। तुम ऐसा कुछ बना दो कि रीड वाले सक्सेसफुल हो जाए, राइट वालों को तो तुम करते रहो अबॉर्ट ही, यहाँ पे भी अबॉर्ट ही कर रहा है ये देखो। बस रीड वाले अबॉर्ट नहीं होने चाहिए। ये सिंपल सा आइडिया है एमवीटीओ का, ठीक है। बस एमवीटीओ भी हम सॉल्व, पूरा एमवीटीओ अब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 2 एल्गोरिथम हमने अभी तक डिस्कस कर लिए। सबसे पहला एल्गोरिथम था लॉक वाला, उसमें हमने 4 वेरिएंट डिस्कस करे थे, ठीक है। कौन कौन सा था वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं समझ रहा हूँ हो सकता है उतनी ज़्यादा समझ में तुम्हें ना आए, पर क्योंकि इससे रिपीटेबल बार बार क्वेश्चन आए
एटलीस्ट मैं इतनी बार रिपीट करो कि तुमको याद रह जाए कोई चीज़ें, ठीक है। जैसे पहले सेंट्रलाइज 2PL, फिर है प्राइमरी कॉपी, फिर है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर है मेजोरिटी। मैसेज काउंट पे भी हमने अच्छे से बात करी थी, ठीक है। फिर टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग के तीनों एल्गोरिथम हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। थर्ड एल्गोरिथम की जो मैंने बात करी थी, थर्ड एल्गोरिथम वो हमारे पास है मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड स्नैपशॉट आइसोलेशन, ठीक है। ये इंडस्ट्री डिफॉल्ट है, क्यों है वो हम जब डिस्कस करेंगे तो तुम भी समझ जाओगे। ठीक है, ये अच्छा एल्गोरिथम है, ठीक है। तो MVCC की फुल फॉर्म आई गेस क्लियर है, मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है। ये MPTO जो हमने डिस्कस करा ना, उसको थोड़ा सा जनरलाइज करती है। ये भी वही है जो ट्रांजेक्शन का स्टार्ट टाइम को ये यूज करती है, ठीक है। तो ये कर क्या रही है, देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई 10 बजे, ठीक है। मान लो 10 बजे एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई। तो 10 बजे ना ये क्या करती है कि जब 10 बजे ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है, तो ये डेटाबेस का जो भी हाल था, मतलब डेटाबेस में जो भी करंट वैल्यूज थी, ये उनकी एक फोटो खींच के रख लेती है, ठीक है। अब मान लो 10 बज के 1 मिनट पे, 1 मिनट बाद, ठीक है, मान लो 10 बज के 1 मिनट पे एक और ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई और उसने डेटा को कुछ अपडेट कर दिया, ठीक है। जब इस वाली ट्रांजेक्शन को, मैं इसको T1 नाम दे रहा हूँ और इस वाली को मैं T2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि T1 जो है वो 10 बजे स्टार्ट हुई और उसने डेटाबेस की एक फ़ोटो खींच ली, ठीक है। फिर 10 बज के 1 मिनट पे एक दूसरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई T2। उसने डेटाबेस में जाके कोई वैल्यू थी, मान लो x, उस वैल्यू, वो पहले वैल्यू थी 5, उसने यहाँ पे वैल्यू को कर दिया 10, ठीक है। अब मैं तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ, जब T1 वापस से 10 बज के मान लो 5 मिनट पे उसको फिर से डेटाबेस को रीड करना है, ठीक है। तो वो कौन सी वैल्यू रीड करेगी, वो यहाँ से रीड करेगी जो अपडेट हो चुका है बाकी वाली ट्रांजेक्शन से, या फिर वो इसको रीड करेगी जिसका वो ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुकी थी, पिक्चर क्लिक कर चुकी थी जब वो स्टार्ट हुई थी। तो इसका यही पूरा फंडा है, ठीक है। मतलब वो ऑब्वियसली यहाँ से रीड करेगी, वो यहाँ से रीड नहीं करेगी, ठीक है। यही पूरा आइडिया है हमारे पास मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल का, कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है, जैसे T1 स्टार्ट हुई 10 बजे, तो उसने डेटाबेस की एक फोटो क्लिक कर ली जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं स्नैपशॉट, ठीक है। तो उसको आगे जब भी इस पूरी ट्रांजेक्शन को T1 को आगे कोई भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ये डेटाबेस को जाके देखेगी, ये अपना स्नैपशॉट देखेगी, देखेगी अच्छा x की वैल्यू 5 है, तो ये 5 यूज कर लेगी। क्योंकि x की वैल्यू तो बाद में अपडेट हुई है ना 10, ये किसी बाद वाली ट्रांजेक्शन ने करी है, ये वैल्यू तो देखनी ही नहीं है T1 को, क्योंकि वो तो आई ही बाद में है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यही हमारे पास पूरा आइडिया है मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल का, ठीक है। ओके, लेट मी इरेज दिस। तो हम एक बार अब डिस्कस कर लेते हैं, एक बार एक पूरी डेफिनेशन रीड कर लो कि ये ट्रांजैक्शन का स्टार्ट टाइम यूज करती है एज अ रीड स्नैपशॉट, कि जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी एक स्नैपशॉट ले लेगी एवरी रीड इन द ट्रांजैक्शन की, और आगे इसको जब भी कोई रीड करना होगा तो वो डेटाबेस को देखने की जगह वो स्नैपशॉट को देखती है, ठीक है। राइट्स गो टू न्यू वर्जन, इसका नाम है मल्टी वर्जन, जब तुम अपडेट करोगे तो न्यू वर्जन क्रिएट होंगे, जैसे हमने ऊपर MVTO में करा था। पर वो इनविजिबल होंगे कॉन्करेंट रीडर्स को, क्यों, क्योंकि वो तो स्नैपशॉट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ रूल आते हैं स्नैपशॉट आइसोलेशन के, जिसको हम बोलते हैं SI, ठीक है। स्नैपशॉट आइसोलेशन के तुमको रूल्स याद रखने हैं बस, तीन, कि जो हर एक ट्रांजेक्शन है वो जब भी स्टार्ट होगी वो एक स्नैपशॉट लेगी इस टाइम पे स्टार्ट होते ही, ठीक है। जो भी रीड वैल्यूज है, ठीक है, वो बस उन्हीं वैल्यूज को देख सकती है जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले कमिट हो गई थी, क्योंकि ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले कमिट हो गई थी तो वो सारी की सारी वैल्यू स्नैपशॉट में होंगी, तो वो बस उन्हीं वैल्यूज को रीड कर सकती है। ये बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि वो बाद में डेटाबेस नहीं देखेंगी, वो स्नैपशॉट से ही रीड करेंगी, ठीक है। और कमिट के टाइम पे टी को हम वैलिडेट करते हैं, ठीक है। एट कमिट टाइम जो ट्रांजेक्शन है हम उसको वैलिडेट करती है इफ एनी कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन कमिटेड अ राइट टू एन आइटम टी ऑल्सो रोट टी अबोर्ड, ठीक है। फर्स्ट कमिटर विंस। तो यहाँ पे फर्स्ट कमिटर का मतलब बस इतना है कि जो पहले कमिट कर देगा वो जीत गया, ठीक है। मान लो T1 के पास, मान लो T1 स्टार्ट हुई, ठीक है, उसने अपना एक स्नैपशॉट लिया, ठीक है। T2 भी स्टार्ट हुई, उसने भी स्नैपशॉट लिया। दोनों में x की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। दोनों एक साथ शुरू हुई। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि इसको 5 को कन्वर्ट करना है 6 में, इसका मकसद है इसको 5 को कन्वर्ट करना है 7 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने 5 ही रीड करा, क्योंकि वो तो स्नैपशॉट ले चुके हैं, वो तो चेंज होगा नहीं। मान लो जो बाद में चालू हुई थी T2, इसने कमिट कर दिया, ये पीछे रह गई,
तो हमारा लास्ट रूल क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट कमिट कर देगा वो जीत जाएगा, यानी 5 से 7 इसने कर दिया, तो हम इस 7th वैल्यू को रख लेंगे और इस वाली ट्रांजेक्शन को हम अबॉर्ट कर देंगे कि भाई तुम बाद में वापस आना, अभी तो जो पहला कमिट किया था वो जीत चुका है। ठीक है, तो इतना सा हमारे पास आइडिया है स्नैपशॉट आइसोलेशन का। ओके, तो ये हमने देख लिया स्नैपशॉट आइसोलेशन। उसके बाद व्हाट एसआई गेट्स राइट, ठीक है, जो एसआई मतलब है स्नैपशॉट आइसोलेशन, ये कौन से काम ठीक कर रहा है। ये जो हमने 3 रूल पढ़े, इन 3 रूल से हो क्या रहा है कि नो रीडर राइटर ब्लॉकिंग, नो फैंटम रीड। फैंटम रीड हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे स्नैपशॉट फिक्स है, तो यहाँ पे फैंटम रीडिंग का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे ब्लॉकिंग का भी कोई कंसेप्ट नहीं क्योंकि हम लॉक यूज ही नहीं कर रहे। इसका थ्रूपुट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और इसमें गलती क्या होती है कि ऐसे ही कहाँ पर मार खा जा रही है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज है राइट्स क्यू। ठीक है, तो इसका मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे तो, पर मान लो 2 डॉक्टर है। ठीक है, हमारे पास 2 डॉक्टर है, एक का नाम है बॉब, बॉब, एक और का नाम क्या था, मान लो कुछ भी ले लेते हैं, मान लो ए। ठीक है, 2 डॉक्टर हमारे पास है। हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक टाइम पे एटलीस्ट 2 ऑन कॉल डॉक्टर, ये 2 डॉक्टर अभी ऑनलाइन है। हमारे पास कंस्ट्रेंट ये कि एटलीस्ट 1 डॉक्टर हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए। ये अभी ऑनलाइन है, बी ऑनलाइन है और ए भी ऑनलाइन है। ठीक है, हमारे पास कंडीशन है कि एटलीस्ट कोई एक ऑनलाइन रहना चाहिए। ठीक है, तो T1 ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, T1 ने देखा कि अच्छा दोनों ऑनलाइन है, तो उसने क्या किया, उसने अलीस को, ये जो ए था, इसको ऑफ ऑन से ऑफ कर दिया। ठीक है, T2 स्टार्ट हुई, T1 ने किया था, T1 ने क्या किया, ए को ऑन से ऑफ कर दिया। फिर T2 स्टार्ट हुई, T2 ने भी देख, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो T2 ने भी देखा अच्छा दोनों ऑन है, चलो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जो हमारा कॉन्स्ट्रेंट था कि एटलीस्ट एक एक्टिव रहना चाहिए, वो वायलेट हो गया। दोनों ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी, दोनों ने जब स्नैपशॉट लिया था तो ए और बी दोनों ऑनलाइन थे। T2 ने क्या किया, बी को ऑफलाइन कर दिया, T1 ने क्या किया, ए को ऑफलाइन कर दिया। यहाँ पे तुमको गौर ये देना है कि किसी भी ट्रांजेक्शन ने ना किसी एक वेरिएबल पे काम नहीं किया। T2 ने ए पे काम किया, T1 ने बी पे काम किया, अलग अलग डेटा पे काम किया, पर स्टिल जो हमारा कंस्ट्रेंट था वो हमारा वायलेट हो गया। और ये जो प्रॉब्लम अकर होती है, इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कि राइट्स क्यू। राइट्स क्यू का मतलब क्या, राइट्स क्यू एनोमली का मतलब क्या कि 2 ट्रांजेक्शन ने ओवरलैपिंग डेटा को रीड किया कि दोनों ऑनलाइन है, और दोनों ने अलग अलग आइटम में कोई अपडेट कर दिया और दोनों ने कमिट कर दिया, और इससे दिक्कत क्या हुई कि इससे इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेट हो गया। इसी को हम बोलते हैं राइट्स क्यू, और ये प्रॉब्लम अकर होती है किसमें, स्नैपशॉट आइसोलेशन में। तो मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल जो है ना बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, पर इसमें एक दिक्कत हो सकती है और वो एक डिसएडवांटेज क्या है, राइट्स क्यू। राइट्स क्यू एनोमली में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दोनों ट्रांजेक्शन उन्होंने ओवरलैपिंग स्नैपशॉट लिया, दोनों ने अलग अलग डेटा आइटम को अपडेट किया और कमिट कर दिया, पर कमिट करने में दिक्कत क्या हुई, जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमारे पास था वो वायलेट हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसी के साथ हम खत्म कर सकते हैं अपना थर्ड एल्गोरिथम, विच वॉज मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगी, डेटा प्रोसेसर एल्गोरिथम, और ये यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि ये 2023 का पीवाई क्यू है। पीवाई क्यू तो हम स्किप कर नहीं सकते, पर इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि ये जो है ना, ये कॉन्करेंसी एल्गोरिथम्स का पार्ट नहीं है, ये एक अलग से एल्गोरिथम है। पर क्योंकि पीवाई क्यूज में था तो ये यहाँ पर है, हम इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम 3 एल्गोरिथम डिस्कस कर चुके हैं, दिमाग में रखना। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लॉक बेस्ड, फिर हमने डिस्कस करा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जिसमें हमने 3 एल्गोरिथम डिस्कस करे, फिर हमने डिस्कस करा एमवीसीसी यानी कि मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल, और फाइनली एक बहुत इजी सा आइडिया हम एक बहुत इजी आइडिया पे हम आ चुके हैं, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, ओसीसी। देखो, तुमको यहाँ पे 2 आइडिया को कंपेयर करना है, एक हमारे पास है ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल और एक हमारे पास है पेसिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, पेसिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या है, कुछ नहीं है, जो 2 लॉक वाला हमने आइडिया डिस्कस करा है, 2 पेज लॉकिंग, ये वही है। ठीक है, तो देखो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म का मतलब तुम जानते होंगे कि कोई बंदा बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। और पेसिमिस्टिक, पी मतलब है पेसिमिस्टिक का मतलब भाई ये तो बंदा ही नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव सोचता है। ठीक है, तो पीसीसी का मतलब क्या है, पीसीसी का मतलब है कि बंदा नेगेटिव सोच रहा है। इसका मतलब है कि पीसीसी में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई दिक्कत होगी।
ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया पीसीसी में कि भाई दिक्कत होने वाली है, कोई कंसिस्टेंसी या कोई कंस्ट्रेंट एरर आ जाएगा। हमने ये पहले से एज्यूम कर लिया, इसलिए हमने एक एल्गोरिथम डेवलप करा 2PL कि भाई दिक्कत होने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले से ही लॉक लगा देते हैं। ये हमारे पास था पेसिमिस्टिक अप्रोच कि हम नेगेटिव होके सोच रहे थे भाई दिक्कत होगी लॉक लगा दो। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक क्या बोलते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, जो करना है करो, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है। भाई ऑप्टिमिस्टिक वो बंदा है जो कभी नेगेटिव ही नहीं सोच पाता, और पेसिमिस्टिक वो बंदा है जिसको पता ही नहीं है पॉजिटिविटी क्या होती है। भाई देखो, पेसिमिस्टिक और पॉजिटिविटी दोनों पीस है, पर दोनों का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अपोजिट वर्ड है दोनों। पेसिमिस्टिक का मतलब है भाई तुमको नेगेटिव सोचना है कि भाई गलती होगी, दिक्कत होगी, तो मैं पहले से लॉक लगा दे रहा हूँ 2PL। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या, भाई सब चंगासी है, दिक्कत तो हो ही नहीं सकती, तुमको जो करना है करो। तो ओसीसी एज्यूम करता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत कम होंगे, तो ये आराम से जो पूरा कॉन्सेप्ट है लॉक का वो पूरा स्किप कर देता है। ठीक है। तो ओसीसी का अगर किसी ने गिटहब पे कभी काम करा है ना, तो ओसीसी जब मैं समझाऊंगा तो तुमको पूरा लगेगा भाई पूरा गिटहब पे हम सेम काम करते हैं पूरा। तुम देखो, इसमें 3 पेज है हमारे पास। ओसीसी का एल्गोरिथम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, 3 पेज है। सबसे पहले रीड ऑपरेशन। ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन क्या करती है, आइटम को रीड करती है वो प्राइवेट वर्क स्पेस, और अपनी जो अपडेट राइट करती है ना, वो डेटाबेस में नहीं करती, लाइव डेटाबेस में अपडेट कुछ नहीं करती, वर्क स्पेस में अपडेट करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर गिटहब पे हमारे पास एक रेपोजिटरी है। ठीक है। तुम क्या करते हो, तुम उस रेपोजिटरी को क्लोन करते हो अपने लोकल डिवाइस पे। ठीक है, करते हो। अगर तुमने गिटहब यूज करा है ना, बेस्ट एग्जांपल है, बिलीव मी। तुमने उस रेपो को क्लोन करा अपने लोकल, ठीक है, डेस्कटॉप पे। वो तुमने क्या किया, तुमने एक प्राइवेट वर्क स्पेस क्रिएट किया। ठीक है। तो जब तुमने उस रेपो को क्लोन कर लिया ना, तो तुम उस रेपो के अंदर यानी कि लाइव डीबी पे काम नहीं कर रहे, तुम अपने प्राइवेट वर्क स्पेस पे, तुम अपने क्लोन रेपो पे काम कर रहे हो। इसी को हम बोलते हैं फेज 1। ठीक है। ये रीड करते हैं, एक प्राइवेट वर्क स्पेस क्रिएट कर देता है, ताकि हमको लाइव डेटाबेस पे काम ना करना पड़े, हमें अपने प्राइवेट वर्क स्पेस पे सारे अपडेट लिख देते हैं। ठीक है। फेज 2 है वैलिडेट, कि भाई देखो, मान लो 4 बंदे ने सेम टाइम पे रैपो को क्लोन किया। ठीक है। 4 की टीम है बंदों की, 4 प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट बना रहे हैं 4 लोग। सेम टाइम पे उन्होंने रैपो को क्लोन किया। चारों के चारों एक ही फाइल में घुस गए कि भाई मैं तो फ्रंट एंड बनाऊंगा आज। ठीक है। तो चारों के चारों जाके index.html बना रहे हैं। चारों ने सेम टाइम पे index.html बना दी भाई साहब। ठीक है। तो क्या होगा, अगर जब तुम इसको कमिट भी करने जाओगे ना भाई, तो कमिट तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर लास्ट बंदा जब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने बैठेगा ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने बैठेगा, तब उसको समझ आएगी गिटहब क्या चीज है। ठीक है। तो फेज 2 हमारे पास है वैलिडेट, कि ये क्या करता है, भाई देखो, मैं कुछ लॉक नहीं लगा रहा, तुमने प्राइवेट वर्क स्पेस बना रही है, अब तुमको उसमें जो करना है, जिस सेम टाइम पे जो करना है सब अपडेट कर दो। ठीक है। मैं इसको देख लूंगा क्या होगा, जब जब कॉन्फ्लिक्ट आगे होंगे तब रिजॉल्व कर लेंगे। तो फेज 2 वैलिडेटर की जब कमिट करने जाते हैं, तो शेड्यूलर चेक करता है कि जो टी का रीड सेट है वो किसी ट्रांजेक्शन में मॉडिफाई करा है या नहीं करा। अब देखो, ये हो सकता है तुमको दिखने में डरावना लग रहा हो, ये क्या है ये। ठीक है। तो इसका सिंपल सा बात, इसकी सिंपल सी मैं तुमको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, कि मान लो तुम्हारे पास डेटा आइटम है ए बी और सी। ठीक है। ए बी और सी तुम्हारे पास डेटा आइटम है। ठीक है। एक ट्रांजेक्शन है, उसने ए और बी को क्या किया, अपडेट करा, और एक ट्रांजेक्शन है सी को रीड करा। क्या इन दोनों में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों ट्रांजेक्शन में? एक ट्रांजेक्शन सी को रीड कर रही है, और एक ट्रांजेक्शन है जो सिर्फ ए और बी को अपडेट कर रही है। तो भाई इनमें तो कभी कोई हो ही नहीं सकता ना कॉन्फ्लिक्ट, कि तुम अपडेट किसी और को कर रहे हो, और दूसरी ट्रांजेक्शन तो ये देख ही नहीं रही, वो तो सी को देख के चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो राइट सेट है, राइट से यहाँ पे हो जाएगा ए और बी, और रीड यहाँ पे हो जाएगा सी। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि इनमें कोई भी कॉमन चीज है ही नहीं। अगर इसमें कुछ कॉमन होता, कि एक ट्रांजेक्शन ने ए को राइट किया, दूसरे ने आगे ए को रीड करा, अगर गलती से यहाँ पे कुछ कॉमन निकल जाता तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। पर क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखो, अगर फाई है इंटरसेक्शन, तो वैलिडेशन तुम पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये इंटरसेक्शन फाई नहीं हुआ, तो भाई तुमने जिस चीज को अपडेट करा था, किसी और ने भी उसी चीज को रीड कर लिया, अब कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, तो भाई अबॉर्ट करके रीस्टार्ट करो। ठीक है। स्टेप 3 में हम आते हैं राइट, फेज 3 है राइट, कि अगर वैलिडेशन पास हो गई, बहुत बढ़िया है, तुम अपनी जो पूरी वर्क स्पेस थी उसको लाइव डीबी में कॉपी पेस्ट मार दो, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडेट हो चुका है, जाओ कॉपी पेस्ट मार दो। पर दिक्कत क्या होती है भाई इसमें, कि वैलिडेट अगर नहीं हुई, वैलिडेशन पास हो गया वेल एंड गुड, पर बहुत कम पास होगा। ये रियल लाइफ में तो भाई गिटहब में ऐसा हो ही नहीं सकता, मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तुम प्रोजेक्ट पे काम करके देखो। ठीक है। अगर
ऐसा हो रहा है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर वैलिडेशन पास नहीं हो पा रहा, तो ये क्या बोलता है, भाई देखो 4 बंदों ने काम किया था, 4 ने सेम फाइल में अलग अलग कोड लिख दिया है। अब देखो सर्वर पे तो एक ही जा सकता है, तो वो क्या करेगा, वो किसी एक का अपलोड कर देगा, बाकी 3 भाई तुम अपना अपना देख लो। ठीक है, अब तुम अपना काम फिर से रिस्टार्ट करो, वो तुम्हारा काम ही हटा देगा, क्योंकि भाई किसी एक का ही तो जाएगा। तुम भाई एक ही प्रोजेक्ट में 4 इंडेक्स डॉट एचटीएमएल थोड़ी बना सकते हो। समझ लो मेरी बात। बस इतना सा हमारे पास आइडिया है ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल का, कि ऑप्टिमिस्टिक है भाई, ये पॉजिटिव सोचता है। ये सोच रहा है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो इतने कम होते हैं, क्या ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सबको अपने मन की करने दो, लास्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको रीस्टार्ट करवा देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तुमको याद रखना है कि भाई जो ऑप्टिमिस्टिक ओसीसी, ये जो कॉन्करेंसी कंट्रोल है ओसीसी, ये जीतता कब है, ये जीतेगा क्योंकि ये एज्यूम कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेयर है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट पेयर याद करो, फिर से कॉन्फ्लिक्ट पेयर का कंसेप्ट आ गया, रीड राइट, राइट राइट, राइट रीड। तुम देखोगे ना कि कॉन्फ्लिक्ट होते राइट की वजह से, रीड तो बेचारा पीसफुली बैठा हुआ है शरीफ बन के, रीड तो कर ही नहीं रहा कॉन्फ्लिक्ट, वो तो अगर राइट आ जा रहा है ना तब कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। तो ओसीसी कब जीतेगा, ओसीसी कब अच्छा काम करेगा, अगर तुम्हारा जो पूरा वर्क स्पेस है, जो पूरा वर्कलोड है, उसमें रीड कमांड ज्यादा यूज होती है। हाई सीपीयू, लो कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी, अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कि तुम अपडेट कम कर रही हो, तुमको मोस्टली रीड करना है, तो उस केस में क्या ओसीसी बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कंपैरिजन भी देख सकते हो, पेसिमिस्टिक जो मैंने बताया लॉकिंग वाली टेक्निक, पेसिमिस्टिक भाई नेगेटिव आदमी है, ये एज्यूम करे दिक्कत होगी लॉक लगा दो। ऑप्टिमिस्टिक भाई सब चंगासी है, तुम काम करते रहो, ठीक है। तो ये उनका एक कंपैरिजन टेबल है, यहाँ पे जैसे डिटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो पेसिमिस्टिक तो भाई लॉक रिक्वेस्ट टाइम पे डिटेक्ट कर लेगा, पर ऑप्टिमिस्टिक भाई जाने दो, कमिट तक जाने दो तब देखेंगे, ठीक है। वेट और अबॉर्ट, तो लॉक की हम बात कर चुके हैं, ये वेट कराता है, पर ऑप्टिमिस्टिक भाई ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है, बोले अच्छा दिक्कत हो रही है, अरे छोड़ो सारा काम कैंसिल करके फिर से रिस्टार्ट कर लो। ओवरहेड पर ऑपरेशन, लॉक प्लस अनलॉक, यहाँ पे क्या ट्रैक करने रीड और राइट सेट को, कि हम सेट का फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर फाई है तो वैलिडेशन पास देगी, फाई नहीं है करो रीस्टार्ट, क्या दिक्कत है। ये किसके लिए बेस्ट है, राइट हैवी के लिए, अगर तुमको बहुत ज्यादा अपडेट करना है तो भाई ओसीसी में तो तुम करते रह जाओगे कि करो डिलीट करो, करो डिलीट करो। इस कंडीशन को हमसे थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो फिर अगर बहुत ज्यादा तुमको अपडेट करना है तो पेसिमिस्टिक ही बढ़िया है भाई तुम्हारे लिए। पर अगर बस तुमको ये है कि तुमको ज्यादा अपडेट नहीं करना, बस रीड बहुत ज्यादा करना है, भाई ऑप्टिमिस्टिक बढ़िया है तुम्हारे लिए। डेडलॉक, क्या टू फेज लॉक में पॉसिबल है, पॉसिबल है। ऑप्टिमिस्टिक में पॉसिबल ही नहीं है भाई, जब तुम लॉक ही नहीं लगा रहे तो डेडलॉक कैसे लगेगा। रिसोर्सेज तो खुले हैं, कोई कोई है ही नहीं डेडलॉक, जाओ काम करो एक साथ, कोई डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। यही हमारे पास आइडिया था किसका, ऑप्टिमिस्टिक का। तो 4 एल्गोरिथम हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। हमने शुरू किया है लॉक से, कि लॉक कैसे काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे। फिर हम गए भाई कि देखो यार लॉक तो यार बहुत ब्लॉक करा रहा है, ठीक है। हम एक नया कंसेप्ट बनाते हैं टाइम स्टैम्प होल्डरिंग का। तो टाइम स्टैम्प होल्डरिंग का हम एक नया कंसेप्ट बना दिया, इसमें हमने 3 एल्गोरिथम डिस्कस कर लिए। फिर हम गए कि चलो ठीक है भाई, ये टाइम स्टैम्प भी ठीक है, थोड़ा सा अपडेट करके हम चले गए स्नैपशॉट आइसोलेशन पे, कि भाई मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल करते हैं। फिर हमने देखा एस आई भाई काम तो अच्छा कर रहा है, नो रीडर राइटर ब्लॉकिंग, पर एक डिसएडवांटेज है राइट्स क्यू का, ठीक है, भाई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ही वायलेट हो जा रहा है। फिर हम चले गए ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल पे, गए सब बढ़िया है काम करते रहो, ठीक है। तो ये 4 एल्गोरिथम हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक चीज बची है जो मैंने बोला था कि हम बाद में वो 4 बार देखेंगे, और वो था 2023 का पीवाईक्यू, ऊपर था ये रहा, डेटा प्रोसेसर एल्गोरिथम, ठीक है। तो सिलेबस में तो ये दूर दूर तक कहीं नहीं है, ठीक है, पर पीवाईक्यू में पूछा था तो मैं कवर करा रहा हूँ। इसमें डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, बस जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एक बार रीड कर लो, अगर ये क्वेश्चन बाई चांस रिपीट होता है, होगा तो 5 नंबर में होगा रिपीट, ठीक है। अगर ये रिपीट होता है तो बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, ठीक है। ये कोई कॉन्करेंसी कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं, ये देखो जो हमने अभी तक पढ़ा ना, वो सब कॉन्करेंसी कंट्रोलर थे, वो सब शेड्यूलर थे। उनका काम है डिसाइड करना कि भाई कब लॉक लगाना है, कब काम होगा, कब कौन सी ट्रांजेक्शन काम करेगी। मेन काम तो शेड्यूलर का है। जब शेड्यूलर ने डिसाइड कर लिया कि अच्छा अब ये काम होगा, तो तब वो जाके अपने वर्कर को बताते हैं डेटा प्रोसेसर को कि भाई चल अब तू काम शुरू कर, मैं शेड्यूल लेके आया हूँ, इस काम को कर दे, ठीक है। वो काम करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, डेटा प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। तो भाई डेटा ऑपरेशन को, डेटा प्रोसेसर का बहुत सिंपल सा काम है। देखो पहला स्टेप,
अगर डेटा प्रोसेसर को रीड करना है, ठीक है, अगर ऊपर से कमांड आई है, पहला स्टेप है शेड्यूल में कि भाई रीड कर दो, ठीक है। तो रीड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो वेरिएबल है एक्स, उसको फेच करेगा लोकल डिस्क बफर से और रिटर्न कर देगा शेड्यूलर को कि लो तुमने रीड करने बोला था, मैंने डिस्क से डेटा रीड किया, ये लो डेटा। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। दूसरा हमारे पास क्या, राइट ऑपरेशन। अच्छा, तुमको राइट ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं राइट अहेड लॉगिंग। कि भाई देखो, राइट ऑपरेशन यूज करना है ना, मैं बफर में लिखने से पहले एक लॉग में लिख दूंगा। तो इसने क्या किया, रिकवरी लॉग में डेटा को लिख दिया, उसके बाद जाके इसने बफर में डेटा लिख दिया। ठीक है, क्योंकि भाई बस इतना कि डेटा लिखने से पहले मैं उसको लॉग में लिख दे रहा हूँ कि अच्छा उससे पहले ये डेटा था, ताकि वो डेटा सिक्योर रहे हमारे पास। अगर तुमको कमिट करना है तो फिर से वही बात है कि कमिट भाई, तुम ओरिजिनल डेटा कमिट करने से पहले एक बार जो लॉग रिकॉर्ड है, पहले तुम उसको स्टेबल स्टोरेज में कमिट कर दो, फिर बाकी डेटा को कमिट कर देना। ठीक है। और अगर अबॉर्ट ऑपरेशन है तो भाई मतलब अबॉर्ट ऑपरेशन मतलब बैटरी क्लोज, तो अबॉर्ट ऑपरेशन मतलब है कि भाई सिस्टम क्रैश हो गया था, तो लॉग को रीड करो बैकवर्ड, ताकि जो भी हमने चेंजेस करे थे वो हम अंडू करके रिस्टोर कर सके। और फिर लास्ट में ये सब होने के बाद हर एक केस में ये एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दे रहे हैं शेड्यूलर को। ठीक है। तो अभी मेरे लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो रही है, तो देखो, जो एक टॉपिक हमको करना था वो हम कवर कर चुके हैं, विच वॉज कॉन्करेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ये 4 एल्गोरिथम और डेटा प्रोसेसर एल्गोरिथम हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में, आगे मैं रिकॉर्ड करूंगा किसके साथ, डेडलॉक मैनेजमेंट के साथ। ठीक है। ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेडलॉक मैनेजमेंट। तो 1 घंटे 11 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, बस कॉन्करेंसी समझाते समझाते। तो डेडलॉक मैनेजमेंट एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं ट्राई करूंगा 20 to 25 मिनट्स में रैप अप करने का। ठीक है। तो 2024 की पीवाईक्यू में एक फुल 15 मार्क्स का क्वेश्चन डेडिकेट करा गया था डेडलॉक मैनेजमेंट में, सिर्फ डिटेक्शन टेक्निक को। ठीक है। तो देखो, अगर तुमने ओएस का भी पढ़ा है या डीबीएमएस पढ़ा है, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स में डेडलॉक का कंसेप्ट आता है। ठीक है। डेडलॉक कुछ नहीं है, डेडलॉक का सिर्फ इतना सा मतलब है कि दो या उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन है जो इनफाइनाइट वेटिंग में चली गई है, क्यों। जैसे एक एग्जांपल लो कि एक हमारे पास ट्रांजेक्शन है T1, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन हमारे पास है T2। तो दोनों ट्रांजेक्शन को रिसोर्स चाहिए ए और बी। ठीक है। इसके पास क्या है, इसके पास रिसोर्स है ए और ये वेट कर रहा है बी के लिए। ठीक है, ये रिसोर्स इसके पास है, इसके पास बी रिसोर्स है। अब दिक्कत क्या है ना कि दोनों ट्रांजेक्शन को रन करने के लिए ए और बी दोनों चाहिए। तो ये ए लेकर बैठा है, ये बोल रहा है कि जब मेरे पास बी आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। इसके पास बी है, ये बोल रहा है कि जब ए मेरे पास आएगा मैं तब स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर तुम देख लो कि दोनों को दोनों रिसोर्स चाहिए, पर वैसा हो नहीं पा रहा क्योंकि दोनों के पास एक एक रिसोर्स है। ये अपना छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है कि नहीं भाई ये तो मैं ले चुका हूँ, तुम मेरे को बी दे दो। वो भी वही बोल रहा है कि तुम मेरे को ए दे दो। ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये दोनों इनफाइनाइट एक लूप में फंस चुके हैं वेटिंग पे। ठीक है। तो ये दोनों प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो इनको रिसोर्स चाहिए वो किसी और ट्रांजेक्शन के पास अभी है। बस इतना सा आइडिया, ये वही डेडलॉक की डेफिनेशन है जो हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। तो डेडलॉक की एक फॉर्मल डेफिनेशन तुमको इधर दे दी हुई है। डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन विच टू और मोर ट्रांजेक्शन आर ईच वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर सो दैट नन कैन प्रोसीड। ठीक है। फॉर्मली हम बोलते हैं कि डेडलॉक एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ, जो इसको हम बोलते हैं वेट पर ग्राफ, यानी कि WFG, अगर उसमें एक साइकिल है तो हम बोलते हैं कि डेडलॉक एग्जिस्ट करता है। ठीक है। जैसे एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन है वन, ये वेट कर रही है कि भाई जब T2 खत्म होगा ना तब मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है। ट्रांजेक्शन टू का क्या है कि ट्रांजेक्शन टू वेट कर रहा है कि भाई पहले वन खत्म हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक, अगर मैं इसको बनाऊँ, इसको हम बोलते हैं वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ में हम कुछ नहीं करते कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है हम उनको एज अ नोड बना लेते हैं और फिर हम एक एज ड्रॉ करते हैं वो अगर उस ट्रांजेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं तो इस ग्राफ का मतलब क्या, जो ट्रांजेक्शन वन है वो टू के लिए वेट कर रहा है और जो ट्रांजेक्शन टू है वो वन के लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें देखो एक साइकिल क्रिएट हो रही है। और ऐसे ही अगर वेट फॉर ग्राफ में एक साइकिल क्रिएट होती है तो हम बोलते हैं कि डेडलॉक अकर हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास डेडलॉक को हैंडल करने के लिए, डेडलॉक को मैनेज करने के लिए 3 स्ट्रेटेजीज होती है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है प्रिवेंशन, कि भाई ऐसा सिस्टम डिजाइन करो कि जहाँ पे डेडलॉक लगे ही ना। ठीक है। एक हमारे पास होती है अवॉइडेंस, कि भाई यार देखो, प्रॉब्लम को अवॉइड ही कर दो। ठीक है, मतलब हमें पता ही नहीं है डेडलॉक होता क्या, लगेगा लगेगा लगने दो, रीस्टार्ट कर लेंगे सिस्टम। ठीक है।
ये हो गया अवॉइडेंस। और एक होता है डिटेक्शन, कि डिटेक्ट करते रहो पीरियोडिकली कि कहीं सिस्टम में डेडलॉक तो नहीं लग गया, और अगर डेडलॉक लग गया है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कोई विक्टिम फाइंड करते हैं और उसको अबॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगेन तीनों स्ट्रेटेजीज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहली स्ट्रेटेजी प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन। तो अवॉइडेंस में तो हमको ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं, हमको दो स्ट्रेटेजीज यहाँ पे अच्छे से स्टडी करनी है। एक है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के अंदर भी हमको दो बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं, वेट टाइप और बाउंड वेट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रीवाइज में पूछ चुके हैं। और कंजर्वेटिव 2PL हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, इसी वीडियो में हमने स्टडी करा है। तो ये तो आई गेस मेरे को वापस बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और डिटेक्शन में वापस हमको एल्गोरिथम स्टडी करने हैं। और डेडलॉक डिटेक्शन में अगर तुम देखोगे तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डेडलॉक डिटेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप के बारे में, 3 टाइप के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास है कि डेडलॉक डिटेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर सेंट्रलाइज तुम्हारे पास है ना, तो जैसे मैंने जो ग्राफ की बात बताई थी, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में ना डेडलॉक को डिटेक्ट करना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि वेट फॉर ग्राफ यार तुम्हारे पास सिंपल से है, देखो दो ट्रांजेक्शन तुम्हारे पास है, दोनों ट्रांजेक्शन एक ही मशीन पे हो रही है, तो तुमने ग्राफ बना दिया, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, तो साइकिल बन गई है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में सेंट्रलाइज सिस्टम में डेडलॉक को डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है, पर ये सेम केस डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में ट्रू नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में क्योंकि जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई भी जो साइट है वो कंप्लीट वेट फॉर ग्राफ कभी देख ही नहीं पाती है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में डेडलॉक को डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है सेंट्रलाइज से, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडिया है डेडलॉक डिटेक्शन का इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप है जो 2024 की प्रोवाइड में पूछे गए थे, सेंट्रलाइज्ड, हायरार्किकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो देखो सेंट्रलाइज का आइडिया तो हम आगे से बहुत बार पढ़ चुके हैं। सेंट्रलाइज का इतना सा मतलब है कि जितनी भी साइट है, तो हम एक DDC जिसको हम बोलते हैं डेडलॉक डिटेक्शन कोऑर्डिनेटर, डेडलॉक डिटेक्शन कोऑर्डिनेटर तुम्हें असाइन कर दो डेजिग्नेटेड साइट पे। वो क्या करेगा, वो पीरियोडिकली रिसीव करता रहेगा लोकल वेट फोटोग्राफ फ्रॉम एवरी साइट, फिर वो उनको मर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी साइट पे कंप्लीट वेट फॉर ग्राफ अवेलेबल नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, हर एक साइट से जो ग्राफ है उनको रिसीव करेगा, उनको मर्ज करेगा ताकि ग्लोबल वेट फॉर ग्राफ बनाया जा सके। फिर एक साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है रन करेगा। अगर साइकिल होगी तो ये डिक्लेयर कर देगा कि हाँ डेडलॉक है। इसके एडवांटेज क्या है कि सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है कि वही सेंट्रलाइज्ड का एक डिसएडवांटेज हम बहुत बार देख चुके हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि अगर डेडलॉक डिटेक्शन कोऑर्डिनेटर कभी फेल होता है तो हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हायरार्किकल डिटेक्शन, ठीक है। तो हायरार्किकल डिटेक्शन की तुमको बस एक डेफिनेशन याद रखनी है, आइडिया ये खास कुछ है नहीं। ये बस ये बोलता है कि सेंट्रलाइज से अच्छा है, क्योंकि सेंट्रलाइज में हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। तो हायरार्किकल में तुम एक काम करो, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाओ। इसमें क्या होगा, जो भी नॉन लीफ होगा, जो भी पेरेंट होगा, वो अपने चिल्ड्रन से कलेक्ट करेगा उनका वेट फॉर ग्राफ, और फिर उनको मर्ज करेगा, और अगर उसको कोई साइकिल डिटेक्ट होगी तो वो उसको वहाँ पे रिजॉल्व कर देगा, अगर नहीं होगी तो वो उसको अपने पेरेंट को पास ऑन कर देगा। इससे क्या होगा कि फाइनली रूट लेवल तक जाते जाते अगर कोई साइकिल होगी पूरे सिस्टम में, तो तुम उसको इजीली डिटेक्ट कर लोगे। और यहाँ पर ना एक बात हो रहा है कि यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है सेंट्रलाइज डिटेक्शन में, DDC के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है। पर वो सेम काम हायरार्किकल में नहीं होता, क्योंकि अगर तुम्हारे पास मान लो 1000 साइट है, तो उन 1000 साइट के ऊपर क्या होगा, 200 या 300 कुछ होंगे उनके पेरेंट्स। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है कि अगर 1000 साइट है, तो एक ही बंदे को 1000 साइट मैनेज करनी पड़ती है। पर हायरार्किकल में क्या होगा कि अगर जब रूट है हमारे पास, तो रूट के आगे सिर्फ 200 चिल्ड्रन है, और इन 200 के आगे फिर करके हम 1000 साइट तक पहुंच रहे हैं। तो इन 1000 साइट को मैनेज कर ले रहे हैं 200 पेरेंट। तो जो हमारा रूट है उनको सिर्फ इन 200 पे काम कर रहे हैं, रेदर देन दीज 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है हायरार्किकल डिटेक्शन का। लास्ट एक हमारे पास आइडिया है किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेक्शन का, कि सेंट्रलाइज हमने देख लिया, हायरार्किकल हमने देख लिया। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेक्शन में एक फेमस एल्गोरिथम हमारे पास आता है, CMH एल्गोरिथम, ठीक है। फुल फॉर्म तुम देख ही सकते हो, अजीब से है कुछ तो फुल फॉर्म अजीब है, पर जो एल्गोरिथम है उसका आइडिया बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेक्शन का एल्गोरिथम है, इसमें सिंपल सी बात है कि कोई डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेटर हमारे पास नहीं होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको इंटर साइट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका सिंपल सा आइडिया कि जब कोई ट्रांजेक्शन अगर होती है एक साइट पे, अगर हमारे पास ऐसा कि वो ट्रांजेक्शन बहुत टाइम तक ब्लॉक्ड है, टू लॉन्ग, अगर वो बहुत ज़्यादा वेटिंग कर रही है, ठीक है, मान लो एक ट्रांजेक्शन है एक साइट पे, एक साइट ए पे एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, ठीक है, दो साइट हमारे पास है, ए और बी।
अगर एक साइट ए पे हमारे पास ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई और हम देख रहे हैं कि भाई ये तो ट्रांजेक्शन 10 मिनट पहले स्टार्ट हुई थी, अभी तक कोई एक्शन ही नहीं हुआ, मतलब क्या है कि किसी चीज के लिए वेट कर रही है, ब्लॉक हो रखी है किसी चीज की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशन है किसकी, सीएमएच एल्गोरिथम की, कि एक ट्रांजेक्शन एक साइट पे बहुत लंबे समय के लिए ब्लॉक हो रखी है। तो हम ऐसा हमको लगता है कि हो सकता है वहाँ पे डेडलॉक अगर हो गया हो, अभी हम श्योर नहीं है, पर क्योंकि वो टाइम बहुत लंबा हो गया वेटिंग का, तो हमको ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है यहाँ पे डेडलॉक हो गया हो, ठीक है। तो ये करता क्या है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली बात जो पूरा ये आइडिया है किसका, सीएमएच का, ये एक काम करता है मैसेज प्रॉप के ऊपर, ठीक है। प्रॉप का तुमको एक बार स्ट्रक्चर समझना है। ये जो मैसेज है, मैसेज के अंदर तुम्हारे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। एक टपल तुमको दिख रहा होगा और इस टपल में तुम्हारे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट है इसका मतलब है कि कौन सी ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रही है, मान लो ए पे 1 ट्रांजेक्शन है, बी पे 2 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो मैसेज प्रॉप, तो जब भी होगा अगर ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास बनती है कि बहुत लंबे समय तक वेट करा जा रहा है, तो क्या होगा कि साइट ए जो है वो साइट बी को आगे एक मैसेज फॉरवर्ड करती है, और उस मैसेज में हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमारे पास होता है कि जिस साइट से ये स्टार्ट हुई है, यानी वो साइट की वो ट्रांजेक्शन जो बहुत लंबे समय से वेट कर रही है, हमारे केस में क्या है 1, तो यहाँ पर हम 1 फिल कर देंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कि अभी कौन सी ट्रांजेक्शन को हम एग्जामिन कर रहे हैं, अभी कौन सी ट्रांजेक्शन हमारे पास मतलब स्पॉटलाइट में है, तो हम कौन सी ट्रांजेक्शन को अभी एग्जामिन कर रहे हैं, 1 वाली को, कि भाई बहुत टाइम से हम इधर ही है, तो देखो भाई डेडलॉक तो नहीं हो गया। और 2 हमारे पास है वो जिसके लिए ट्रांजेक्शन वेट कर रही है, यानी इस केस में 2 के लिए, तो 1 1 2। तो जब ये स्टार्ट होगा हमारे पास ये एल्गोरिथम, तो हमारे पास कंडीशन ये कि भाई साइट ए पे एक ट्रांजेक्शन है 1 T1, जो T2 के लिए ना बहुत लंबे समय से वेट कर रही है और बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, तो हमको क्या लग रहा है ना डेडलॉक हो गया होगा। तो हमने साइट बी को एक मैसेज फॉरवर्ड करा, ठीक है, कि भाई देखो, और मैसेज का फॉर्मेट क्या है, 1 1 2। 1 1 2 का मतलब कि भाई ट्रांजेक्शन 1 ने ये स्टार्ट करा है, और ट्रांजेक्शन 1 अपने बारे में बता रही है कि भाई मैं ट्रांजेक्शन 2 के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रही हूँ, तो देखो आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो बी चेक करेगा, अब बी को पता चला भाई कि जो ट्रांजेक्शन 2 है वो तो आगे किसी ट्रांजेक्शन 3 के लिए वेट कर रही है, ठीक है। सिंपल सा आइडिया है। तो जो बी है वो सी को एक मैसेज फॉरवर्ड करेगा, फिर से उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। कौन सा मैसेज फॉरवर्ड करेगा, देखो तुमको याद रखना है कि 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला वाला तो सेम रहेगा कि भाई ये इनिशिएट किसने करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा कि भाई ट्रांजेक्शन 1 हमको बोलती है कि मैं बहुत लंबे समय से वेट कर रही हूँ, किसके लिए वेट कर रही है, 2 के लिए। तो पहले हमने लिखा था 1 क्योंकि ट्रांजेक्शन 1 अपनी बात कर रही थी, पर क्योंकि अभी मैसेज बी ने फॉरवर्ड करा है, तो बी बोलेगा भाई ट्रांजेक्शन 2 जो है वो 3 के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रही है, तो 2 वेट कर रहा है किसके लिए, ट्रांजेक्शन 3 के लिए, ठीक है। समझ गए। तो ये पूरा डायग्राम जो है, पूरा जो फ्लो है, तुमको नीचे एक इसमें भी दिख जाएगा कि पहला मैसेज 1 1 2, फिर 1 2 3, आगे हो क्या रहा है कि जो सी है, जो थर्ड ट्रांजेक्शन है, वो इंटर्न वापस ए के लिए वेट कर रही है। तो फिर ये मैसेज भेजेगा क्या कि भाई जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई थी 1, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन 3 की, वो वेट किसके लिए करी है, 1 के लिए। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या कि हमने 1 से स्टार्ट करके 1 वेट कर रहा था 2 के लिए, हमने उसको मैसेज भेजा, 2 ने 3 को मैसेज भेजा कि भाई बहुत वेट हो रहा है, 3 ने इंटर्न वापस 1 को मैसेज भेज दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और एक बात जानना, हमने ये साइकिल डिटेक्ट कैसे करी, क्या हमने यहाँ पे कोई वेट पर ग्राफ बनाया, नहीं बनाया, ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए बनाया, पर ये पूरा काम एक्चुअली में हो रहा है इन मैसेजेस के द्वारा, और बस ये मैसेज के 3 कंपोनेंट, बस ये हमको सीएमएच की सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर कोई वेट पर ग्राफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तुमको ना कोई ग्राफ बनाना है, ना उसको शेयर करके मर्ज करना है, ना फिर साइकिल डिटेक्ट करनी है, तुमको कुछ नहीं करना। वो सारा काम तो साइकिल डिटेक्शन का जो सेम काम है ना, वो तुम इसे एक मैसेज से कर पा रहे हो। इस मैसेज के 3 कंपोनेंट है कि ट्रांजेक्शन किसने स्टार्ट करी थी, कौन सी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई है, ठीक है, किसने ये इनिशिएट करा है एल्गोरिथम, कौन सी ट्रांजेक्शन की हम अभी करंट में बात कर रहे हैं, और कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए ये ट्रांजेक्शन वेट कर रही है, ठीक है। बस इस मैसेज के दम पर, इस मैसेज के इतनी पावर है इस मैसेज में कि तुम साइकिल डिटेक्ट कर सकते हो रियल टाइम में, ठीक है। तो ये मैंने तुमको एक वर्किंग दिखाई इस सीएमएच एल्गोरिथम की। सो लेट मी रीड इट फॉर नाउ। ठीक है, तो यही जो मैंने अभी बताया ये सेम तुमको इस टेबल में भी दिख जाएगा। ये सेम एग्जांपल अभी मैंने तुमको एक्सप्लेन करा, ठीक है। अगर तुमको इसका एल्गोरिथम लिखने के लिए आए, जो कि बहुत हाई चांस है कि तुमको आ सकता है,
तो सबसे पहले तो तुमको लिखना है कि भाई ये एल्गोरिथम स्टार्ट कौन सी कंडीशन में होता है। ये साइट ए पे ट्रांजेक्शन है जो बहुत लंबे समय से वेट कर रही है ट्रांजेक्शन जे के लिए साइट बी पे, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप तुमको लिखना है कि जो साइट ए है, क्योंकि अब वो बहुत लंबे समय तक वेट कर चुकी है, तो वो साइट बी को एक मैसेज भेजेगी। इसको हम बोलते हैं मैसेज प्रॉब, ठीक है। और इसका फॉर्मेट मैंने तुमको बताया क्या होगा, आई आई जे। अब यहाँ पे आई आई सेम क्यों है? वैसे तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे कि जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रही है और जिसके बारे में बात कर रही है, पर जब भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है तो पहला और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास हमेशा सेम होता है। तो ये नोटेशन है, दिखाने का तरीका है कि भाई यहाँ पे दोनों सेम है, तो हमने आई आई जे लिख दिया, ठीक है। वेरी गुड। और पीछे करो इसको, हाँ। अब स्टेप टू हमारे पास क्या है कि स्टेप टू जब साइट बी को ये मैसेज रिसीव होगा, साइट बी को एक मैसेज रिसीव हुआ, ठीक है। ये भी मतलब लिखने का ही तरीका है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि तीनों अलग अलग है, ठीक है। जैसे ये है 1 2 3, ओके। तो मान लो साइट बी को ऐसा एक मैसेज रिसीव हुआ। अब वो क्या करेगा? अगर जो ट्रांजेक्शन है साइट बी पे, अगर वो खुद किसी और ट्रांजेक्शन के लिए वेट कर रही है किसी और साइट पे, तो वो उसको मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या कि बी को मैसेज मिला, तो उसने देखा अच्छा भाई T2 तो T3 के लिए वेट कर रही है, तो मैं क्या करता हूँ इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसने मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने करा यहाँ पे 2 के ए में। फिर ये बोला अगर जे आई की इक्वल है, यानी कि अगर साइकिल डिटेक्ट हो रही है, कि यानी कि अगर जो लास्ट वैल्यू है अगर वो फर्स्ट वैल्यू की इक्वल है, तो बोल दो कि भाई डेडलॉक डिटेक्ट हो चुका है। बस इतना सा एल्गोरिथम, ठीक है। साइट क्या करेगी भाई, बहुत वेट हो गया, साइट बी को मैसेज भेज देती हूँ। साइट बी क्या करेगी कि अगर वो ट्रांजेक्शन किसी और के लिए वेट कर रही है, तो उसको मैसेज फॉरवर्ड कर दो एक नया बना के। या फिर अगर जो लास्ट वैल्यू वो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो जा रही है, तो बोलो डेडलॉक डिटेक्ट हो गया। अगर ये कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो हम बोल देंगे कि सिस्टम डेडलॉक में नहीं है, ठीक है। तो सी एम एच एल्गोरिथम, जिसको हम बोलते हैं चैंडी मिस्टर हाश एल्गोरिथम, आई गेस अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये पूरा एक वर्ड एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आई गेस अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम एक बार देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है इस एल्गोरिथम की। तो इस प्रॉपर्टीज की एक एल्गोरिथम है कि नो फॉल्स डेडलॉक्स फॉर स्टेबल वर्क फॉर वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं, जो ये प्रॉप मैसेज है, ये एक्चुअल वेट है जिसमें जाता है, यानी रियल टाइम में जाता है। यहाँ पे कोई भी फॉल्स डेडलॉक क्या होता है देखो, ठीक है। फॉल्स डेडलॉक यहाँ पर कोई भी अगर नहीं होता। दूसरा हमारे पास है सिंगल मैसेज पर है। तो ये जो मैसेज है ना, इसको भेजना बहुत आसान है, क्योंकि पहले हम क्या करते थे ये समझो, जो हमारे पास वेट फॉर ग्राफ का, इन दोनों आइडियाज में हम क्या कर रहे थे, हम ग्राफ को सेंड कर रहे थे। और ग्राफ को सेंड करना ना, ग्राफ अपने आप में क्या है, थोड़ा भारी आइटम है, यानी उसमें नोड होती है तो उनको एजेस बतानी होती है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम ग्राफ भेज ही नहीं रहे, यहाँ पर हम एक सिंपल सा मैसेज भेज रहे हैं और सिंगल मैसेज भेज रहे हैं पर प्रोग्राम, ठीक है। ये बोलते हैं कि मल्टीपल इनिशिएटर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि भाई ट्रांजेक्शन कैटलॉग में जितनी भी ट्रांजेक्शन है, वो एक साथ ही स्टार्ट करे और उनको फिर सबको पता चल जाएगा कि अच्छा डेडलॉक हो चुका है। तो फिर भाई अगर मल्टीपल विक्टिम है, तो टाई ब्रेक करो टाइम स्टैम्प के साथ, और जो भी पार्टिसिपेंट है उनमें से तुम्हें किसी को अवॉइड करना पड़ेगा डेडलॉक को ठीक करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर एक हमारे पास आती है फैंटम डेडलॉक प्रॉब्लम। यहाँ पे तुमको समझना कि फैंटम डेडलॉक प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले। फिर हम देखेंगे कि ये जो सी एम एच एल्गोरिथम है उसको ठीक कैसे कर रहा है, ठीक है। तो देखो फैंटम डेडलॉक प्रॉब्लम जब होती है कि अगर तुम कोई स्नैपशॉट पेज डेडलॉक डिटेक्टर का यूज कर रहे हो। तो स्नैपशॉट पेज डेडलॉक डिटेक्टर क्या होता है कि जो वेट फॉर ग्राफ है, वो कोऑर्डिनेटर को एक ऐसी साइकिल शो करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। मान लो तुमने स्नैपशॉट लिया, और स्नैपशॉट लेके हमने क्या किया, कोऑर्डिनेटर को भेज दिया, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेटर ने पूरे ग्राफ को मर्ज किया और फिर उसने देखा अरे यहाँ तो साइकिल बन गई है, ठीक है। ऐसा कोऑर्डिनेटर को लगा। पर जब तक कोऑर्डिनेटर ये सारा काम कर रहा था ना, कोई एक ट्रांजेक्शन अपने आप खत्म हो गई। वो जो साइकिल पहले एग्जिस्ट कर रही थी, जो उसको लगा कोऑर्डिनेटर को कि भाई डेडलॉक है, वो एक्चुअली में डेडलॉक था ही नहीं, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रन होकर खत्म हो चुकी थी। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फैंटम डेडलॉक प्रॉब्लम। कि अगर हम स्नैपशॉट बेस्ड डेडलॉक डिटेक्टर यूज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो स्नैपशॉट है ये पुराना डेटा है, तो ऐसा हो सकता है कि जब डिटेक्टर उस पर काम करेगा, तो उसको लगे कि साइकिल है, डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है, पर एक्चुअली में हो सकता है वो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रन होकर खत्म हो चुकी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस ट्रांजेक्शन को अवॉइड कर देगा, यानी इस वाली को, पर उसकी जरूरत थी नहीं क्योंकि डेडलॉक तो था ही नहीं। ये हमारे पास प्रॉब्लम है किसकी, फैंटम डेडलॉक की। पर ये प्रॉब्लम हमारे पास सीएमएच एल्गोरिथम में नहीं होती है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ये एक फ्रेश राउंड ऑफ मैसेज जनरेट करता है हर एक बार में, ठीक है। तो सीएमएच जो है ना, ये कोई आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन यूज कर ही नहीं रहा, ये रियल टाइम में एच चेसिंग का यूज करके, रियल टाइम में एक फ्रेश राउंड ऑफ मैसेज भेज रहा है। इसलिए जो प्रॉब्लम है फैंटम डेडलॉक की, वो सीएमएच एल्गोरिथम में नहीं होती है, ठीक है।
फिर हमारे पास एक ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, बस इनकी डेफिनेशन तुम एक बार रीड कर लेना। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एज चेजिंग का मतलब क्या है? एज चेजिंग का मतलब है कि तुम एक सिंगल प्रॉप मैसेज भेजोगे अलोंग विद ईच वेट एज, ठीक है, जो हमने पढ़ा है सीएमएच में। पार्ट पुशिंग का मतलब क्या है कि तुम पूरे का पूरा जो लोकल पार्ट है कि T1 से T2, फिर T2 से T3, T1 T2 T3, फिर T1 T2 T3 T1, तो पूरा तुम पार्ट भेज रहे हो। एक ये तरीका है। और एक हमारे पास तरीका एज चेजिंग का जो हमने यूज करा कि भाई एक सिंगल प्रॉप मैसेज भेज दो, ठीक है। फिर ये जो हमने आइडिया डिस्कस करे, ये आइडियाज थे डेडलॉक डिटेक्शन के, ठीक है। तो डिटेक्शन हमने पढ़ लिया। डिटेक्शन में हमने तीन तीन तरीके देखे, सेंट्रलाइज्ड, हायरार्किकल और डिस्ट्रीब्यूटेड। और डिस्ट्रीब्यूटेड की हमने बात करी सीएमएच एल्गोरिथम की। अवॉइडेंस पे हमको इतना कुछ जानना नहीं है, ठीक है। तो अब हमको बात करनी है प्रिवेंशन की। और प्रिवेंशन के अंदर भी दो एल्गोरिथम हमारे पास मेन है, वेट डाई और बाउंड वेट, ठीक है। बहुत सिंपल एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम भी क्यों ही बोलते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास है डेडलॉक प्रिवेंशन, और इसमें हमारे पास है वेट टाई एंड बाउंड वेट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो दोनों मेथड है ये यूज करते हैं टाइम स्टैम्प्स का, समझ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया 2024 के 9th के बी पार्ट में। 2024 का ही तो एक नंबर का क्वेश्चन है डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहली बात तुमको समझनी है कि जो दोनों स्कीम है वेट टाई और बाउंड वेट, ये यूज करते हैं ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प को। और टाइम स्टैम्प आई गेस इसी वीडियो में हमने पढ़ा है, तो तुमको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई टाइम स्टैम्प क्या होता है, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प से हम डिसाइड ये करते हैं कि कौन वेट करेगा और किसको हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझो वेट डाई। देखो मैं सबसे पहले तुमको समझा रहा हूँ वेट डाई क्या होता है, ठीक है। तो देखो वेट डाई, ये नाम याद रखना। अब तुम्हारे पास क्या दो कंडीशन है, हम जब टाइम स्टैम्प की बात कर रहे हैं, तो एक ट्रांजेक्शन है मान लो 1, या तो ये ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या पहले शुरू हुई थी। एक ट्रांजेक्शन है 2, ये हमारे पास नई ट्रांजेक्शन है, ये बाद में शुरू हुई है, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। ये एल्डर है, ये यंगर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है कि अगर कोई ये सिनेरियो हमारे पास क्रिएट हो रहा है कि जो बड़ी ट्रांजेक्शन है यानी जो एल्डर ट्रांजेक्शन है, अगर वो किसी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए मतलब वेट कर रही है, या फिर इसके पास कोई ऐसा रिसोर्स है, कोई ऐसा डेटा है जिस पर इस ट्रांजेक्शन को काम करना है, बड़ी ट्रांजेक्शन को, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं कि भाई तो अभी वेट कर, क्योंकि अभी वो छोटे वाला काम कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा तो तू काम कर लियो, तो अभी वेट कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वेट, ठीक है। वेट, हम यहाँ पे देखो, हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम ट्रांजेक्शन को वेट करा सकते हैं या अबॉर्ट करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ी वाली, जो बड़ी ट्रांजेक्शन है जो पहले स्टार्ट हुई थी, क्योंकि बड़ी ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट कर रही है, तो हम इसको मारेंगे तो है नहीं, ठीक है, हम इसको अबॉर्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि बड़ी वाले की हमारे पास क्या प्रायोरिटी ज्यादा है। हम इसको बोलेंगे भाई देख हम तेरे को अबॉर्ट तो कर नहीं सकते, तो पहले स्टार्ट हुई थी, तो एक काम कर, तो वेट कर ले, ठीक है। तो हम, ये हमारे पास है वेट का आइडिया। और अगर उल्टा होता मान लो, उल्टा इन द सेंस, अभी तो हमने क्या बोला कि जो बड़ी ट्रांजेक्शन थी वो वेट कर रही थी, अगर ऐसा हो कि जो छोटी ट्रांजेक्शन है वो बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए वेट कर रही है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि भाई तो अबॉर्ट हो जाए, कि भाई बड़े काम कर रहे हैं, ठीक है, बड़े को काम करने दे, ठीक है, तू ज्यादा चिंता मत कर, अभी तो अबॉर्ट हो जा, जब बड़ों का काम खत्म हो जाएगा तो वापस स्टार्ट हो रही हो। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो छोटी ट्रांजेक्शन है उसको अबॉर्ट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं सेम टाइम स्टैम्प के साथ, समझ गए। ये पूरा आइडिया मैंने तुमको समझाया वेट डाई का, ठीक है। ये एक हमारे पास था। दूसरा मैं एक और बता देता हूँ, बाउंड वेट। बाउंड वेट में क्या है, देखो मैंने तुमको बताया कि दो ट्रांजेक्शन है, एक छोटी है एक बड़ी है। ये ट्रांजेक्शन क्या है, छोटी है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, छोटी सी है, ये छोटा बच्चा है हमारे पास। और ये ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, बड़ी है, ठीक है। ये बड़ी ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ये एडल्ट ट्रांजेक्शन। ड्राइंग में देख रहा हूँ, ठीक है। तो एडल्ट ट्रांजेक्शन का हमने क्या बोला था कि अगर ये रिक्वेस्ट कर रही है तो हम इसको मार तो सकते नहीं है, क्योंकि भाई बड़ी है, रिस्पेक्ट है, तो हम इसको वेट करा रहे थे पिछले वाले में, वेट टाइम में, ठीक है। कि हमने बोला भाई देख हम मार तो सकते नहीं है तेरे को, तो पहले थी तो वेट कर ले। अब किसी और ने आके बोला कि भाई देखो, ये हम इसको नहीं मार सकते, तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो, पर भाई देखो तुम इसको क्यों वेट करा रहे हो, तुम छोटी ट्रांजेक्शन को मार दो ना, मतलब भाई बड़ों को वेट कराना कहाँ के संस्कार है नहीं चीज, ठीक है ना। तो एक बंदा आके बोला कि भाई एक काम करो ना, बड़े को वेट मत कराओ, छोटा काम करे जा बाद में कर लेगा, ठीक है। यही आइडिया है। हम इसमें क्या करते हैं, ये जो बड़ी ट्रांजेक्शन है, अगर ये वेट ही नहीं करती, ये यहाँ पे राजा है, ये बड़ी ट्रांजेक्शन है, ये क्यों वेट करे, हम इसको मार भी नहीं सकते, हम इसको वेट भी नहीं करा रहे, यहाँ पे बड़ी ट्रांजेक्शन के पास पूरी अथॉरिटी है, ये जाके इसको बाउंड करेगी, और क्या होगा, ये जो ट्रांजेक्शन है ये अबॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर उल्टा केस हो,
अगर मान लो उल्टा केस हो, इस केस में क्या हो रहा है अब कि जो छोटी ट्रांजेक्शन है वो बड़ी वाले के लिए वेट कर रही है, यानी रिक्वेस्ट कर रही है। तो भाई देखो, पिछले वाले में वेट टाइम में हम क्या बोल रहे थे कि भाई तू अबॉर्ट हो जा, पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई देख, मरने की जरूरत नहीं है, बड़े लोग काम कर रहे हैं, उनका काम हो जाने दे, फिर तो अपना काम कर लियो, तो हम यहाँ पे इसको वेट करा रहे हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन तुमको याद रखनी है, वेट और डाई, WD, ठीक है। और बाउंड वेट का मतलब है कि मतलब बाउंड कर दिया, जख्मी कर दिया तुमने, छोटी ट्रांजेक्शन को मार दिया तुमने, ठीक है। तो वेट टाइम का मतलब क्या है, वेट टाइम में है कि जो बड़ी ट्रांजेक्शन है वो वेट करती है और छोटी ट्रांजेक्शन को हम किल कर देते हैं अगर वो बड़ी ट्रांजेक्शन से रिक्वेस्ट करेगी तो। बाउंड में क्या होता है कि भाई देखो, बड़े लोगों को काम करने, तुम छोटी ट्रांजेक्शन में तुम अभी चले जाओ, बाद में आना, ठीक है। और वेट में क्या होता है कि अगर छोटी ट्रांजेक्शन को बड़ी का करना है तो वो रिक्वेस्ट करेगी, ठीक है। मतलब अगर तुम बाउंड वेट में देखो ना, तो मर भी छोटी ट्रांजेक्शन रही है और वेट भी छोटी ट्रांजेक्शन ही कर रही है। बाउंड वेट में तो भाई तुम एल्डर ट्रांजेक्शन को कुछ बोल ही नहीं सकते। वेट टाइम में क्या हो रहा है कि मर कौन सा है, छोटी ट्रांजेक्शन। प्रायोरिटी तो यहाँ पे भी क्या है, बड़ी वाली को ही, कि हम बड़ी वाली को हम अबॉर्ट कभी नहीं कर रहे, प्रायोरिटी उसी के पास है, पर हम उसको वेट करा दे रहे हैं, ठीक है। बस अगर तुम इतना समझ गए तो बस इतना ही है इन दोनों एल्गोरिथम में। अब मैं एक बार इनकी टेक्निकल डेफिनेशन तुमको दिखा देता हूँ, बाकी तो इसमें मुश्किल कुछ है नहीं, ठीक है। ये देखो, तो भी अच्छा, देखो स्कीम हमारे पास है वेट राय और बाउंड वेट, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एक बार बस ये रीड कर लो कि दोनों केस में हो क्या रहा है। अब देखो, अगर हमारे पास जो TI है वो ओल्डर है TJ से, ठीक है। अगर ओल्डर है तो हम क्या करा रहे हैं, TI वेट कर रही है, ठीक है। हमने क्या बोला कि हम यहाँ पे बड़ी वाली को मार तो सकते नहीं है, तो हम बड़ी वाली को वेट करा दे रहे हैं। पर और अगर यंगर है TI, अगर यंगर वाली रिक्वेस्ट कर रही है तो हमारा भाई यंगर है ना, तू मर जा, बाद में रुक जा, ठीक है। इतना सही है बस। बाउंड वेट में क्या है कि अगर बड़ी ट्रांजेक्शन वेट कर रही है तो भाई बड़ी ट्रांजेक्शन वेट नहीं करेगी, बड़ी ट्रांजेक्शन जो है वो छोटी वाली को अवॉइड करवा देगी और बोलेगी कि भाई तो बाद में रिस्टार्ट होगी, अभी मुझे काम करने दे। तो यहाँ पे कौन मरा, कौन रिस्टार्ट हुआ, छोटी वाली ट्रांजेक्शन। अगर फिर से हम यंगर की बात करें तो यंगर रिक्वेस्ट करिए तो वो यहाँ पे वेट करेगी। इस केस में बाउंड और वेट दोनों यंगर ट्रांजेक्शन कर रही है, ये याद रखना, ठीक है। और वेट टाइम में क्या हो रहा है कि वेट कौन कर रहा है, ओल्डर ट्रांजेक्शन, अबॉर्ट कौन हो रहा है, यंगर यंगर ट्रांजेक्शन। दोनों केस में अगर तुम मेमोरी में देखो, ओल्डर ट्रांजेक्शन आर किंग, दोनों ही केस में, दोनों केस में प्रायोरिटी किसकी है, ओल्डर की है। बस इतना तुमको याद रखना है, ठीक है। बाय नो साइकिल, क्योंकि भाई हम लॉक तो किसी पे लगा ही नहीं रहे ना, हम तो टाइम स्टैम्प पे काम कर रहे हैं। और टाइम स्टैम्प पे हम पहले ही देख चुके हैं कि भाई जब कोई लॉक ही नहीं है, जब कोई ग्राफ ही नहीं है, तो साइकिल तो बन ही नहीं सकती, डेडलॉक कभी लगेगा ही नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं विच इज बेटर, तो भाई अपने दोनों दोनों आइडिया है, दोनों अच्छे आइडिया, दोनों कभी कभी अच्छी जगह काम करते हैं, ठीक है। वेट बाउंड में क्या होता है कि भाई अबॉर्ट बहुत कम हो रही है यहाँ पे, कि एक जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है वो तो कभी अबॉर्ट नहीं करेगी, वो तो सीधा जाएगी अपना काम कर लेगी, ठीक है। और वेट टाइम में क्या हो रहा है कि यंगर ट्रांजेक्शन हो सकता है कि वो रिबोट अबॉर्ट होकर मल्टीपल टाइम्स रीस्टार्ट हो। तो ये हो सकता है कि इवेंचुअली क्या है ना, मतलब ऑलमोस्ट, वैसे तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे कभी होगी नहीं, पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस ट्रांजेक्शन को। एक चीज़ याद रखना कि वेट टाइम में क्या है, जब हम अबॉर्ट कर रहे हैं ना तो हम सेम टाइम स्टैम्प के साथ उसको स्टार्ट करते हैं, तो हम टाइम स्टैम्प इंक्रीज यहाँ पे नहीं करते, ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। फिर एक लास्ट, ये हमसे एक पीवाई को पूछा गया था 2010 में पूछा गया था, फिर वो रिपीट हुआ 2023 में, कि भाई ग्रैन्युलैरिटी मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक मैं तुमको बता रहा हूँ कि ग्रैन्युलैरिटी ऑफ लॉकिंग का मतलब है कि तुमने जो डेटा आइटम है जिस पे तुम लॉक लगा रहे हो उसका साइज क्या है। देखो हमने ऊपर बात करी थी इसकी, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये नया टॉपिक नहीं है। मैंने तुमको हायरार्की समझाई थी SQL में कि देखो तुम्हारे पास एक तो डेटाबेस है जिसमें मल्टीपल टेबल्स है, ठीक है। फिर डेटाबेस के बाद तुम्हारे पास आता है टेबल, टेबल के पास तुम्हारे पास आती है एक टपल, एक रो, ठीक है। तो मैंने तुमको ये समझाया था जब हम एक्सटेंडेड लॉक की बात कर रहे थे, जैसे इंटेंशन शेयर IS लॉक, इंटेंशन एक्सक्लूसिव IX लॉक, कि भाई अगर तुमने किसी एक रो पे लॉक लगाया, एक टपल पे लॉक लगाया, टेबल को कैसे पता चलेगा ना। जब मैंने ये बताया था तो मैंने तुमको ये बताए थे पूरी हायरार्की की, डेटाबेस, टेबल और रो, ठीक है। तो ग्रैन्युलैरिटी का मतलब है कि जिस डेटा आइटम पे अगर तुम टपल पे लॉक लगा रहे हो तो टपल क्या छोटी सी, उसका जो क्या साइज जो है वो छोटा है। अगर तुम टेबल पे लॉक लगा रहे हो तो टेबल का साइज क्या ज़्यादा है। पूरे डेटाबेस पे लॉक लगा रहे हो इसका साइज और ज़्यादा है। तो ग्रैन्युलैरिटी कुछ नहीं है, ग्रैन्युलैरिटी ऑफ लॉकिंग का मतलब है कि साइज ऑफ डेटा आइटम ऑन विच अ लॉक इज प्लेस्ड, ठीक है। अ सिंगल टपल, अ पेज, अ टेबल और द इंटायर डेटाबेस, ठीक है। इतनी सी बात है। यहाँ पे तुम्हें ट्रेड ऑफ देख सकते हो भाई कि मान लो तुमने पूरे टेबल पे लॉक अगर लगा दिया, तो अगर तुम्हें पूरे टेबल पे यानी कि होल टेबल, फोर्स मतलब है ज़्यादा,
अगर तुम एक पूरे टेबल पे लॉक लगा दे रहे हो तो यहाँ पर होगा क्या कि तुमको कम लॉक मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि टेबल तुम्हारे पास उतने ज्यादा होंगे नहीं, 100-200 टेबल होंगे। जहाँ पे तुमको ना लॉक हैंडलिंग इजी हो जाती है, क्योंकि बहुत कम लॉक होते हैं, ठीक है, फ्यू लॉक। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे कॉन्करेंसी कम हो जाती है। मान लो तुमने पूरा टेबल लॉक कर दिया, टेबल में 10,000 रो है, तुमको काम करने के लिए गिनती की 100 रो पे, ठीक है, 100 रो पे तुमको काम करना है, पर तुमने उसके लिए पूरा टेबल लॉक लगा दिया। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन है जिनको बाकी की बची हुई 9900 रोज पे काम करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमने पूरा टेबल लॉक लगा दिया है। तो अगर तुम ये कर रहे हो कि पूरा टेबल लॉक लगा, तो लॉक कम लगेंगे, नो डाउट, पर यहाँ पे कॉन्करेंसी चैलेंज हो जाती है। वहीं पे उल्टी तरह इसी के अपोजिट में अगर तुम क्या करोगे, फाइन ग्रेनुलरिटी यानी सिंगल टपल पे लॉक लगाओगे, हो सकता है 10,000 रोज एक टेबल में, तो तुमको एक टेबल में 10,000 या फिर 1 लाख लॉक लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ह्यूज लॉक टेबल बनेगी, बहुत ज्यादा लॉक्स होंगे, हाई ओवरहेड होगा, पर तुम यहाँ पे कॉन्करेंट कर पाओगे, यानी एक ही टेबल पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक बार में काम कर पाएगी, ठीक है। और मल्टी ग्रैन्युलरिटी लॉकिंग ऑलरेडी मैं तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हायरार्की हमारे पास होती है डेटाबेस टेबल से पेज से टपल, और हम इसमें इंटेंशन लॉक आई एक्स ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्लैग डाटा चाइल्ड आइटम हैज बीन लॉक, ठीक है। तो इसी के साथ पूरी यूनिट 3 फाइनली हमारी खत्म हो चुकी है, और बाकी की यूनिट में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ। तो पूरा डेटाबेस का सिलेबस एक तरीके से हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं तुमको दो एक एंड ऑफ चैप्टर समरी, तो यूनिट 3 के हमने 3 पार्ट बनाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, ठीक है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। फिर हमने क्या पढ़ा, ट्रांजेक्शन मैनेजर। फिर हमने पढ़ा कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है, एसिड सीरियलाइजेबिलिटी, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ दिया था। तो यहाँ पर बस ये कि तुमको इस चैप्टर में कौन कौन से एल्गोरिथम लिखने आने चाहिए। स्टैटिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, डायनामिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, सेमी जॉइन रिड्यूसर, बेसिक टाइम स्टैम्प होल्डिंग शेड्यूलर, डेटा प्रोसेसर, सीएमएच, ये सब हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। डायग्राम जो तुम्हें आनी चाहिए, लीनियर वर्सेस बुशी ट्री, ट्रांजैक्शन मॉडल, टैक्सोनॉमी, ये भी मैं बता चुका हूँ, फ्लैट होती है, नेस्टेड होती है, ठीक है। टू फेज लॉकिंग में बता चुका हूँ, फेटफुल ग्राफ बता चुका हूँ। टेबल जो तुमको मेमोराइज करने हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइसोलेशन लेवल वर्सेस एनोमली, वेट टाइप वर्सेस फाउंड वेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लिस्ट वगैरह ये सब मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पीवाईक्यूज एनालिसिस हमने चैप्टर के साथ साथ एक कह रहा कि स्टैटिक एंड डायनामिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बार पूछी गई है। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट मॉडल ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सेमी जॉइन ऑप्टिमाइजेशन, आइटम पोटेंशियल सिंप्लीफिकेशन, एसिड प्रेशर फ्लैट एंड नेस्टेड ट्रांजैक्शन, डर्टी फजी एंड फैंटम रीड, ये भी हम देख चुके हैं। सीरियलाइजेबिलिटी हो चुका है, टू फेज लॉकिंग भी हो चुका है, ठीक है। वीटो एल्गोरिथम भी हो चुका है, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन हमने जस्ट अभी देखा है, वेट टाई और बाउंड वेट, ठीक है। ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के सेम वही है पीवाईक्यू वाले। 1 मार्क्स के क्वेश्चन ग्रैनुलरिटी हम अभी देख के आ रहे हैं, क्या होता है, साइज ऑफ द डेटा आइटम बीइंग लॉक्ड, ये आंसर है। वेट टाई स्कीप में अगर यंगर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करेगी, तो हम अभी देख के आ रहे हैं कि वेट टाई में अगर यंगर ट्रांजेक्शन करे तो वो डाई हो जाती है, यानी अवॉइड हो जाती है, ठीक है। फिर वन वर्ड है कि एक ऐसा रूल बताओ बेसिक टाइम स्टैम्प होल्डिंग में जो इग्नोर कर देता है लेटर राइट को इंस्टेड ऑफ अबॉर्टिंग। तो ये भी हमने देखा था, एक ऑप्टिमाइजेशन, थॉमस राइट रूल ऑप्टिमाइजेशन, कौन से कॉन्फ्लिक्ट पेयर में ये काम करता है, राइट राइट में, ठीक है। एक है कि एवरी टूपीएल शेड्यूल जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है, ट्रू या फॉल्स, तो ये भी हम देख चुके हैं। ये तो हम बल्कि प्रूफ कर चुके हैं, इसका प्रूफ याद रखना इंपॉर्टेंट है। और फिर एक ये हमारे पास क्वेश्चन है किसका, बेसिक टाइम स्टैम्प होल्डिंग का, ठीक है। तो इसी के साथ पूरा यूनिट 3 और पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वर्कआउट का पूरा कोर्स हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में आएगी सब, इसके बाद 11 वीडियोस हो जाएगी, और टोटल अराउंड 12 to 13 आवर्स का ये पूरा कंटेंट है। तो इसमें पूरा कोर्स हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है।